Yes, good evening, all of friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Five more seconds. All right, friends. So now 9 p.m. start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फर्स्ट करें. प्रज्ञा, अमर, रितु, सौम्या, स्नेहा, शिवम, एम, मुक्ता, नंदन, फ्री मूव फॉरवर्ड. यश, कुछ भी ऑडियो वीडियो में दिक्कत आए तो कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें. क्रोम ब्राउजर यूज करें, एडोन डिसेबल करें, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करें. होपफुली इट शुड वर्क. मोबाइल ऐप से देख लें, मेक श्योर कि स्क्रीन की इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट आए तो नोट पेन से लिख दीजिए. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर है, वरना ये वाला बुक मार्क करके bit.ly FAQ PCB 14. बुधवार को मैं एक साथ आपके सारे जवाब अपलोड करता हूं. हैंडआउट मैंने ऑलरेडी गुरुवार को अपलोड कर दिया है. कैसे डाउनलोड करते हैं पिछले दो लेक्चर में बता चुका हूं, तो देख लेना. जमाई राजा बत के बताओ, ससुराल नहीं आपका, ये कोचिंग क्लास है. मतलब कल जो पढ़ा था उसके आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आज जो पढ़ेंगे उसका कल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. आप मन मर्जी तब आएंगे चले जाएंगे तो आप कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. फिर ऐसे लोग चैट बॉक्स में क्या चल रहा है, क्या है, मैं बैठूं कि नहीं. भाई तो ये बात नहीं आपकी है. एनीवेज, कल तक हमने 17 पेजेस कंप्लीट कर दिए थे. 17 पेजेस कंप्लीट कर दिए थे. रिवीजन मैंने हिसाब आपको पहले बताया कि आज रात पढ़ा, कल सुबह एक बार देख लेना है. बुधवार की टेस्ट से पहले एक बार देख लेना है. कोर्स खत्म हो नवंबर में, उससे पहले एक बार मेगा टेस्ट के पहले देख लेना है. और फिर एग्जाम मसला है महीने में, उसके पहले एक बार देख लेना. 3-4 बार देख लिया, बाकी भगवान मालिक है. इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का सब रह जाएगा. 17 पेज से डरना नहीं है, क्योंकि समझ इसमें पहले 4 पेज तो इंडेक्स ही होगी. इंडेक्स इसलिए क्योंकि 3 बार रिवाइज किया, फिर चौथी बार पूरा हैंडआउट नहीं पढ़ना, सिर्फ इंडेक्स ही देखने तो याद आ जाएगा. ये तो मुझे याद है. नाउ आज हमें जो पढ़ना है, देखिए अब तक बार्टर सिस्टम और उसके बाद एवोल्यूशन में कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, फियाट मनी, लीगल टेंडर देखा था. बैंक मनी के अंदर डिपॉजिट पैसा किया, उसमें से चेक के प्रकार, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन देखा था. अब उसके बाद समझना है डिजिटल पेमेंट्स, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह बहुत सारी चीजें. बात में कुछ दम है नहीं. आपको पैसा ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है. एक संस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे टेक्नोलॉजी आईएमपीएस, उसके नीचे और टेक्नोलॉजी यूपीआई. तो उसकी मदद से 5 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन हो सकता है. वो डिपेंड करता है कौन सा पर्पज है. दूसरे व्यक्ति को भेजना 1 लाख रुपए भेज सकते हो, इनकम टैक्स भरना है 5 लाख भर सकते हो, वगैरह वगैरह चलता है. नीड नॉट वरी टू मच अबाउट दिस नंबर्स, क्योंकि समझो ये अभी 5 लाख है, 2 महीने बाद हो जाएगा 7 लाख है. सफिशिएंट हो कि छोटी वैल्यू के लिए, अरबों रुपए के लिए नहीं, करोड़ रुपए के लिए नहीं, छोटी वैल्यू के लिए है. पैरेलली आरबीआई अपनी तरफ से सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के नाम पे 2 चीज चलाता है. एक है आरटीजीएस और दूसरा है नेफ्ट. आरटीजीएस ऐसा है कि मुकेश अंबानी के मुझे एक ही झटके में 2000 करोड़ ट्रांसफर करने. तो ऐसे लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए है आरटीजीएस. बाकी जो मिडिल क्लास के लोग, अच्छा हमें कॉलेज की फीस ट्रांसफर करनी है, कुछ दूसरा शॉपिंग करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए है नेफ्ट. उसमें अलग अलग बैंकों का अलग अलग लिमिट हो सकता है कि 1 रुपये से लेकर आप 10 लाख तक, फिर अभी एसबीआई ने कुछ अपडेट किया 25 लाख तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसा सब चलता है. आगे नंबर देख के डरना नहीं है, नंबर का लोड नहीं लेना है. सफिशिएंट टू नो कि नेफ्ट में कम पैसा ट्रांसफर हो सकता है, उसके मुकाबले आरटीजीएस में करोड़ों रुपए ट्रांसफर होते हैं. अब नेफ्ट की सेटलमेंट सिस्टम समझ लेते हैं. एक तरफ माइकल जैक्सन है, दूसरी तरफ गोरिल्ला मैन है. तो माइकल जैक्सन कहता है कि तूने मेरे से 10 लाख रुपए दिए थे, वापस कर. गोरिल्ला मैन कहता है तू मुझे पहले 8 लाख रुपए वापस कर, जो मैंने तुझे उधार दिए थे. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो गोरिल्ला मैन है उसने 2 लाख रुपए माइकल जैक्सन को ट्रांसफर कर दिए, तो भी वही बात है ना. मैं आपको 10 दूं, आप मुझे 8 दे, उसकी जगह हम सेटलमेंट कर लेते हैं. तो 2 लाख का डिफरेंस एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दे, तो भी बात वही है. तो नेफ्ट इस तरह से नेट सेटलमेंट पे काम करता है. वैसे कि मान लो एसबीआई के कुछ कस्टमर, किसी ने 5 लाख, किसी ने 5 लाख 10 लाख रुपए स्टेट बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने सुबह 8 बजे, और उसी वक्त एक्सिस के कुछ कस्टमर ने 5 लाख 3 लाख मतलब 8 लाख रुपए उन्होंने एसबीआई के किसी बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करने. तो 8 से 8:30 बजे के बीच ये ट्रांजेक्शन सबने कमांड दे दी ऑनलाइन. तो एक ट्रक इस तरफ से निकले, दूसरा उस तरफ से निकले, बीच में विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस अपनी फैमिली को लेके आ जाए, तो चोरी हो जाएगा सब. तो आधे घंटे में ट्रक बेच के तो सेटलमेंट हो नहीं सकता. तो सेटलमेंट कैसे करें? सेटलमेंट के लिए इन सभी बैंकों का बैंक अकाउंट होता है आरबीआई के अंदर. आरबीआई का खुद का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का पूरा सिस्टम या सॉफ्टवेयर है, जिसको हम कहते हैं ई-कुबेर. तो वहाँ पर ये सारे बैंकों के ऑनलाइन अकाउंट होते हैं. तो वो आपस में समझ लेते हैं, जस्ट लाइक माइकल जैक्सन एंड गोरिल्ला मैन, कि भाई चलो एसबीआई ने 10 लाख एक्सिस में ट्रांसफर करने और एक्सिस ने 8 लाख एसबीआई में ट्रांसफर करने. इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए एक्सिस बैंक में सेटल कर देने चाहिए, तो सबका आपस में हो गया. तो ऐसा होता है नेफ्ट. आधे घंटे में सेटलमेंट होते हैं. मतलब नेफ्ट की व्याख्या क्या है वो याद नहीं रखनी. इट इज अ सेटलमेंट सिस्टम where large number of transactions are accumulated कि 5 और 5 10 and offset against each other कि 10 और 8 का डिफरेंस 2 and only the net difference is transferred. अब ये 30-30 मिनट की साइकिल पे चलता है. आप कहने मैं तो कमांड देता हूँ तुरंत पहुंच जाता है. भाई आपको वो पोर्टल में ऐसा दिखाता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट है एक बैंक का दूसरे के साथ, वो 30-30 मिनट की साइकिल पर होता है. ओके, तो माइकल जैक्सन ने गोरिल्ला मैन को पैसे ट्रांसफर किए, मान लो 10,000 रुपए. ये एक्सिस बैंक है, ये एचडीएफसी. तो एक जमाने में ये था कि 10,000 रुपए ट्रांसफर करे तो इस पे फी लगती थी ₹2.50. ये सब फी आरबीआई कलेक्ट करता था कि मेरा सब मैंने नेटवर्क कोडिंग सर्वर बनाया है. और फिर उस फीस के ऊपर सरकार भी लाट अपका क्या जाती थी कि देखो ये तो एक जात की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, और सर्विस है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा इस पे. तो वो उस पे जीएसटी भी लगा देते थे. ऐसा पहले जमाना था, तब 2019 से पहले था ये. उसके बाद आरबीआई ने रिफॉर्म किया कि ऐसे बीच बीच में फीस रखेंगे तो बहुत सारे लोग फिर ये यूज नहीं करेंगे. तो आरबीआई ने फी कर दी 0. तो आप चाहे जितना पैसा ट्रांसफर करो तो कोई फी है नहीं, नेफ्ट पे भी नहीं, आरटीजीएस पे भी नहीं. अब मानो सरकार का इस पे 18% जीएसटी, तो समझो जो फी 0 है तो 0 का 18% क्या आएगा? 0. तो कोई जीएसटी भी नहीं है. तो 2019 में ये रिफॉर्म दिए कि जहां पर नेफ्ट आरटीजीएस जब आप पैसा ट्रांसफर होता है तो उस पे फीस हटा दी गई. इससे फायदा क्या, लोग ज्यादा ये डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज करें. आरबीआई का ये सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम यानी सीपीएस है. आरटीजीएस लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन करोड़ रुपए के लिए, नेफ्ट लाख रुपए के लिए. नेफ्ट का हिसाब मैंने आपको बताया 30-30 मिनट पे वो सेटलमेंट करता है. मतलब आपने अभी कमांड दिया तो जरूरी नहीं हो सकता 30 मिनट बाद उधर पैसा दिखे. आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब वो 30 मिनट की राह नहीं देखेगा कि और 5 लोगों को आने दो, अच्छा भरने दो, फिर एक साथ सबको कंबाइन करेंगे, फिर एक नंबर सेंड करेंगे. नो, रियल टाइम है कि जैसे मुकेश अंबानी ने कमांड दिया 200 करोड़ 500 करोड़, सिंगल क्लिक में वो पैसा ट्रांसफर. तो सेटलमेंट इज इंस्टेंट. पैरेलली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका आईएमपीएस है, उसमें भी इंस्टेंट सेटलमेंट है कि आपने यूपीआई से कमांड दिया, सामने वाला तुरंत हाँ भाई मेरे मोबाइल में पैसा आ गया. तो इंस्टेंट सेटलमेंट. और कुछ फर्क समझते हैं. फीस तो मैंने आपको बताया, फ्री हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया. हालांकि फ्री उसमें समझो कुछ टर्म्स कंडीशन होती है. अब जैसे आरटीजीएस में कुछ टर्म्स है कि बैंक चाहे तो 25 रुपए फी ले सकती है, लेकिन सारे बैंकों ने 0 करके रखा है. और उसमें भी मान लो सेंडर है उस पे फी लग सकती है, जो रिसीवर है उस पे फी नहीं लगेगी. मान लो मुकेश अंबानी मुझे भेज रहे पैसे, तो इस प्रकार से ओवरऑल हम बोले जनरल सेंस में तो फ्री है ट्रांजेक्शन, कोई फी है नहीं. नेफ्ट भी फ्री है. आईएमपीएस में भी ऐसा है, बैंक चाहे कि मान लो आप 10,000 रुपए ट्रांसफर करें और बैंक चाहे तो उस पे 10 रुपए फी मांग सकते हैं, लेकिन वो सब फ्री रखते हैं. सो इट इज फ्री.
देन ऑपरेटिंग आवर्स, पहले ये था कि ये बैंक जितने दिन खुला है उतने दिन ही चलेगा, शनि रवि नहीं चलता था। अब तो ऐसा ऑलवेज 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 24 घंटे सब चलता है, आप जब चाहे तब कमांड दे दो। सो ऑल ऑफ देम अवेलेबल एवरी डे, सैटरडे संडे ऑफ जैसा नहीं है। यूपीआई क्या है कि आप मोबाइल फोन की मदद से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सको। अब जैसे बीच में मुझे साइकिल रिपेयर करानी थी, तो जिसको मैंने दिया था, फिर उसने कहा मैं आपके घर छोड़ जाऊंगा, मैं अपन पेमेंट, तो उसने मुझे मोबाइल नंबर भेजा कि इस पे आप भेज देना पैसे, जो भी 500 रुपए। अब यूपीआई में फायदा क्या है कि जब मैं अपने पेटीएम में कोई भी अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर टाइप करूँ 9898, तो दिखा देगा कि गजेंद्र सिंह जाला, उसका प्रोफाइल पिक्चर भी आ जाएगा। सो आई एम अश्योर्ड कि हाँ ये आदमी था, इसी को मुझे पैसा भेजना था। इसे हम क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी। या नंबर टाइप करते हैं, वो आदमी का नाम और सब बता देता है, तो इससे फ्रॉड प्रिवेंट होता है। मिस्टेक आपकी हो गई नंबर टाइप करने में, तो फोटो देख के भाई ये नहीं, मुझे तो किसी और को देना था, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यूपीआई मोबाइल पेमेंट आप जो करते हैं उसमें तो बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी है, लेकिन ये जो नेफ्ट आरटीजीएस है उसमें ये पहले फैसिलिटी नहीं थी। तो उसमें ऐसा कि आप पूरा वो जो भी 12-15 डिजिट का बैंक अकाउंट नंबर टाइप करो, फिर पैसा गया, फिर भगवान मालिक है आपसे गलती हुई थी तो किसी और खाते में चला जाए, वहां पर आप ऐसा अकाउंट लुकअप नहीं कर सकते थे। फिर आरबीआई का नहीं आपसे कर सकते, तो ऐसा 2024 में आरबीआई ने रिफॉर्म लिया। हालांकि अभी तक मुझे तो दिखा नहीं, मैं एसबीआई में जाके कभी भेजता हूं पैसे तो, बट यस थियोरेटिकली आंसर इज यस कि नेफ्ट आरटीजीएस में भी बेनिफिशियरी अकाउंट लुकअप फैसिलिटी, मतलब जब आप अकाउंट नंबर टाइप करोगे वो बता देगा किसका अकाउंट है, क्या फोटो है उसका। हमने देखा नेफ्ट वो मतलब तो जो 5-10-15 लाख के लिए, आरटीजीएस करोड़ रुपए के लिए दो सेपरेट है, कुछ लोग झंडा उठाते हैं, किसको मर्ज क्यों नहीं कर देते भाई। अब आरबीआई के कुछ टेक्निकल ऑपरेशनल कारण होंगे इसलिए मर्ज नहीं किया, आपको बहुत पैशन आ गया इसका, तो ये पेज पे जाके आप आरबीआई को सजेशन दो। ये समझो ये एनडीटीवी बरखा शो रवि कुमार शो नहीं है, कोचिंग क्लास है, तो जितना पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे। मुझे पंचायत में नहीं जाएगा, ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है, ये क्यों करते वो क्यों नहीं करते, इट इज नॉट, उन्होंने कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं कि उन्होंने अलग क्यों रखा है, तो मैं जेम्स बॉन्ड बना ही नहीं कि उन्होंने अलग क्यों रखा है, कारण होगा कोई तो रखा है अलग। आगे बढ़ो। नाउ नेफ्ट आरटीजीएस सब चलता है, लेकिन एक शर्त है, बिजली होनी चाहिए। अगर बिजली चलेगी तो क्या करोगे, आपके डीजल जनरेटर चला देंगे। उसी तरह नेफ्ट आरटीजीएस आईएमपीएस ये सब के अंदर भी जो बिजली या सर्वर खराब हो गया तो क्या करेंगे, उस वक्त एक बैकअप डीजल जनरेटर जैसा कुछ होना चाहिए। आरबीआई प्रयोग कर रहा है एलपीडब्ल्यूएस, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वो आप ऐसा विजुलाइज करो कि कोई एक बड़ी सी ट्रेन होगी, ट्रेन के अंदर बड़ा सा डीजल जनरेटर होगा, उसमें छोटा सा सर्वर होगा, और उसकी मदद से वो घूमता रहेगा पूरे भारत में, और उसके अंदर वो लगा हुआ टावर से सब चलता रहेगा, मनी ट्रांसफर ऑनलाइन। वैसा एलपीडब्ल्यूएस सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी, मान लो ये कोई वॉर हो गया, क्राइसिस हो गया, तब यूज कर सकते हैं। आरबीआई इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है एलपीडब्ल्यूएस सिस्टम। अब इसके बाद आएगा यूपीआई, और यूपीआई के नाम पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको समझनी है। तो आप समझिए, मैं जब आपको पावर पॉइंट में बताऊंगा तो मेरा फ्लो अलग हो सकता है 1 2 3 4, हैंडआउट में दिया उसका फ्लो अलग हो सकता है 3 1 2 3 या 4 जो भी, क्योंकि हैंडआउट रिवीजन के लिए, पावर पॉइंट सिखाने के लिए, तो पावर पॉइंट में मैं क्रिस्टोफर नोलन नहीं बन सकता, मुझे पहले सीक्वेंस में आपको बात करनी पड़े। हैंडआउट के अंदर अलग सीक्वेंस में वो हो सकता है। कुछ लोग क्या उसकी पंचायत लेके आ जाते हैं, तुमने ये सीक्वेंस में नहीं पढ़ा भाई, तो ये कोई स्कूल की परीक्षा थोड़ी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप इतनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए कि पढ़ाने का सीक्वेंस अलग क्यों है और हैंडआउट के अंदर वो अलग क्यों सीक्वेंस में। खैर अब आगे हम जितना आधा घंटा पढ़ेंगे यूपीआई और भीम वगैरह, वो सब बनाने वाली कंपनी है एनपीसीआई। एनपीसीआई कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कंपनी, अपने अलग अलग जाति की कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। एक आदमी कंपनी बना सकता है 1% कंपनी, 2 से लेके 200 लोग मिलकर बना सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, जैसे अनअकैडमी बायजूस। 7 से लेके 20-30 हजार लोग भी बना सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे रिलायंस टीसीएस इन्फोसिस। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी बना सकते हैं कि हम कंपनी तो बनाएंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन ये प्रॉफिट हम अपने कंपनी के फाउंडर्स को, शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे, ये प्रॉफिट वापस हम इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को एक्सपांड करने के लिए। तो ऐसी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मतलब वो प्रॉफिट कमाती है लेकिन किसी को आगे शेयर होल्डर को नहीं देगी, वो वापस से इन्वेस्ट करती रहेंगी। ऐसे 2-3 बड़े उदाहरण हम देखें, एक तो एनपीसीआई जो ये यूपीआई आईएमपीएस सब टेक्नोलॉजी बना रहा है, दूसरा है जीएसटीएन पोर्टल। वो जीएसटीएन क्या है हम लोग सेकंड पिलर बजट में देखेंगे। अब ये जो अलग अलग कंपनी के प्रकार है उसका भी हैंडआउट में नहीं दिया, क्योंकि हम पिलर 1 सी में शेयर मार्केट के साथ वो सब पढ़ेंगे। अभी के लिए बस याद इतना रखना है, एनपीसीआई का नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एनपीसीआई का मालिक कौन है, एनपीसीआई के मालिक बहुत सारे हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आगे चल के पेटीएम, अमेज़न पे, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके इसको बनाया है, तो दैट इज एनपीसीआई। एनपीसीआई का काम क्या है देखिए, मान लीजिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, हर एक ये डिसाइड करके हमें अपना अलग मोबाइल ऐप का पूरा टेक्नोलॉजी, मनी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डिजाइन करना है, तो सबको प्रोग्रामर हायर करने पड़ेंगे, अलग अलग सर्वर बनाने पड़ेंगे। तो एसबीआई 40 करोड़ खर्च करे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 40 करोड़ खर्च करे, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया। इसलिए ये सब लोगों ने मिलकर कंपनी बना दी एनपीसीआई। एनपीसीआई सबके लिए कॉमन टेक्नोलॉजी बनाता है। जैसे कल हमने देखा था चेक ट्रंकेशन सिस्टम, कि कैसे मेरे पास चेक आया, मैंने वापस उसको स्कैन करके बेंगलुरु भेज दिया, कल देखा था। आज हम लोग देखेंगे यूपीआई वगैरह, तो हर एक बैंक ने अलग से इसके कोड डेवलप नहीं करने, कॉमन कोड्स एनपीसीआई बना देती है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, और इसकी मदद से जितना सस्ते सस्ते नए टेक्नोलॉजी डेवलप होगा गांव तक यूपीआई की फैसिलिटी गरीब लोग यूज कर सकते हैं, तो सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, वित्तीय समावेशन, मतलब हर गरीब आदमी बैंकिंग, शेयर मार्केट, ये सब फैसिलिटी यूज कर पा रहा है। अब ऐसा यूपीआई आईएमपीएस ये सब क्या समझते हैं। मेरे इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट है, ये स्टार ट्रेक की वेबसाइट है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि सारे वेब पेज बनते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल लैंग्वेज से, ये तो शाश्वत है पूरी दुनिया में। अब एचटीएमएल से इसने सब टाइप किया होगा, फिर कहीं नहीं इधर फोटो दिखना चाहिए, इधर ऐड दिखना चाहिए, तो ये सब कंबाइन कैसे होता है, उसके लिए होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस, जैसे वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस ब्लॉग भी होता है, और ऐसा सब कंबाइन करके वेबसाइट भी आपको बनाता है, ऊपर मेनू बार दिखे, हेडर दिखे सब। तो ये दोनों वेबसाइट जो है वो एचटीएमएल और सीएमएस, वर्डप्रेस सीएमएस से बनाई गई है। उसी प्रकार एक्सिस की अलग ऐप है, एक्सिस पे आईसीआईसीआई की अलग ऐप है, एसबीआई की अलग ऐप है, लेकिन ऐप के नीचे भी तो कुछ होगा ना, एचटीएमएल, सी प्लस प्लस, जावा, एंड्रॉइड कुछ। तो ये जो सारे ऐप्स हैं जिसमें मनी ट्रांसफर करते हैं वो टेक्नोलॉजी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और उसके नीचे भी एक और टेक्नोलॉजी जिससे असल बैंक से बैंक में पैसा जाता है, उसका नाम है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये सब की मदद से ये टेक्नोलॉजी चाहे यूपीआई है, आईएमपीएस है, ये सब एनपीसीआई ने बनाया, 2016 में बनाया, और ये सारे कोर्स देकर आगे जिसको जैसी ऐप बना दी है मनी ट्रांसफर की बना सकता है। तो ऐसी बात है कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस, स्टार वॉर्स, ये सब वेबसाइट बनी, तो इसके पीछे नीचे क्या होगा, एचटीएमएल, जेपीजी, वीडियोस, पीएचपी, एसक्यूएल, बहुत सारे कोर्स और सब मसाला होगा उसके पीछे। सिमिलरली जब ये सब मनी ट्रांसफर है बीम, एक्सिस पे, एसबीआई बड़ी, तो इसके नीचे क्या होगा, आईएमपीएस जिससे मनी ट्रांसफर होगा, ओटीपी नंबर आता है, ये सब इधर एरो है, इधर आपका प्रोफाइल पिक है, तो बहुत सारी जेपीजी इमेज है, आप इसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, उसका कुछ कोड होगा, तो ये सबको इंटीग्रेट करता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और उसकी मदद से जिसको जैसी मन चाहिए ऐप बनानी है वो बना सकता है। तो दैट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे क्या होता है, मोबाइल ऐप के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे लोगों को पैसा सेंड कर सकते हैं। तो हैंडआउट में भी दिया है ग्राफिक्स के जरिए कि एचटीएमएल से बनता है वेब पेज, उसी तरह ये सब ऐप बनते हैं यूपीआई से, बहुत दिमाग खर्च करना नहीं इसमें, हाँ कुछ है एक के ऊपर क्लियर बन के ये ऐप बनते हैं। अब ऐसे जो यूपीआई से बने ऐप होते हैं उससे पुश ट्रांजेक्शन हो सकते हैं कि आपने शॉपिंग किया, पैसा भेजो, मतलब आप धक्का दे रहे हो कि ये लो पैसा। इसमें पुल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं कि डिश टीवी, टाटा स्काई, आपने कहीं से बैंक लोन लिया है, वो लोग कमांड दे सकते हैं, मतलब आप उनको कमांड दे सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हर महीने मेरा
लोन का इंस्टॉलमेंट, डिश टीवी, टाटा स्काई, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, ये सब आप ऑटोमेटिकली कट कर लेना, पुल कर लेना। तो पुल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। फिर इसमें एक चीज़ है कि वॉलेट एंड नो वॉलेट, वो जरा समझते हैं। सबसे पहले हम याद करें 2015 की एक मूवी आई थी, आपके उसका मूवी टिकट लेना है। तो उस वक्त यूपीआई और ये सब नहीं था। उस वक्त जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन पे, उन्होंने खुद की अलग टेक्नोलॉजी बना के रखी थी। वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि मेरे पास बैंक में लाख रुपए है, तो उसमें से मैं 5,000 ट्रांसफर करूँ मान लीजिए इस मोबाइल वॉलेट में, अमेजॉन पे, मोबीक्विक, पेटीएम में, तो बैंक खाते में कितने बचे 95,000 और 5,000 आ गए इस मोबाइल वॉलेट के अंदर। फिर उससे मैं जाऊँ ये बुक माई शो या कोई जो भी वेबसाइट है और वहाँ जाकर मैं मूवी टिकट बुक करता था 2015 में। तो आप समझो मैंने लाख रुपए स्टेट बैंक में रखे, उसमें से सिर्फ 95,000 बचे, बाकी 5,000 तो स्टेट बैंक में नहीं पड़े, वो तो पेटीएम के वॉलेट में पड़े। तो स्टेट बैंक का मैनेजर मुझे क्या कहेगा, देखो तुमने पैसा सेव किया है, हम तुमको इंटरेस्ट पे करेंगे, ब्याज देंगे बराबर, लेकिन सिर्फ उतने पैसों पे जो हमारे पास पड़ा है, मतलब 95,000, बाकी का 5,000 तुमने तो वॉलेट में रखा, उसको हम नहीं जानते, तो विल नॉट पे इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट ऑन दैट 5,000 रुपीज व्हिच यू हैव स्टोर्ड इन द सेपरेट वॉलेट। अब कुछ लोग झंडा उठाते हैं कि भाई तुमको पता है नहीं ब्याज मिलेगा तो मोबाइल वॉलेट में क्यों पैसा डाल रहे हो, क्योंकि मेरी मती मारी गई थी 2015 में, वो टेक्नोलॉजी था ही नहीं ना, तो जब मार के मुझे अगर यूज करना है तो ऐसे ही करना पड़ता था। दूसरा, उस जमाने में आप 2015 याद करो, तब बैंकों के वेबसाइट ऐसे बेकार हुआ करते थे कि मोबाइल फोन से खुलते नहीं, आपको लैपटॉप पे खोलना पड़ता, आप कहीं बाहर शॉपिंग करना था वो यूज नहीं कर पाते, वो मोबाइल फ्रेंडली आउट थे नहीं। और ये सब पेटीएम वाले आप जानते हो उस जमाने में बहुत सारे कैशबैक डिस्काउंट सब देते थे, तो लोग लुभावना ऑफर देके उसमें पैसा ट्रांसफर करते थे। फिर आया ईयर 2016, तब मूवी आई सुल्तान, तब मुझे इसका मूवी टिकट खरीदना है, तब तक यूपीआई भी डेवलप हो चुका है। यूपीआई में फायदा क्या है कि बैंक में लाख रुपए पड़े हैं तो उसे पड़े रहने दो, उसको किसी वॉलेट में ट्रांसफर करना कंपलसरी नहीं है। आपकी श्रद्धा है, पेटीएम वाला बहुत कैशबैक दे रहा है, आपका दिल आ गया, आपको करना है, नो प्रॉब्लम, बट नोबडी इज पॉइंटिंग पिस्टल एट यू कि तुमको ये पैसा ट्रांसफर वॉलेट में करना है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। बस आपको अभी टिकट लेने मानो 200 रुपए की, तो सीधा आप बुक माई शो या उस थिएटर में जाके स्कैन पे करते, तो सिर्फ 200 रुपए कट होते, बाकी आपके जो भी 1 लाख रुपए से 200 के बाकी जितने बचे वो सारे आपके पास सलामत रहते, बट 99,800 रुपीज, और इन सब पे एसबीआई सेविंग अकाउंट का ब्याज आपको देते रहता। तो अब क्या फायदा है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी ऐसा है कि बैंक अकाउंट से सीधा पेमेंट कर सकते हैं, बीच में किसी वॉलेट में पैसा रखना नहीं है, वरना वॉलेट में पैसा रखो तो आपको इंटरेस्ट बैंक देते नहीं है। तो नाउ इट इज नॉट कंपलसरी टू कीप मनी इन द वॉलेट, मोबाइल वॉलेट। पर आपको अब मान लो कोई कैशबैक दे रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको करना है, तो कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा है कि यू कैन नॉट डू इट, आपकी मर्जी है। एक जमाने में लोग गुफा में रहते थे, फिर अब मकान में रहते हैं, इसलिए अब गुफा में नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि गुफा बैन हो गई, आपको रहना है तो गुफा में रह सकते हैं, पर लोग घर में रहते हैं क्यों, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल है, सेफ है, सिक्योर है। अब मैं ऐसा बोलूंगा कुछ लोग चक्कर खा जाएंगे कि भाई तुम ऐसा बोल रहे हो कि लोग घर में रहते हैं लेकिन तुमने तो बोला गुफा में रहते हैं। भाई मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ कि पहले गुफा में रहते थे, अब मकान में रहते हैं। तो पीपल डोंट इवन हैव दैट मच अटेंशन स्पैन कि अभी क्या बोला वो भी भूल जाते, तुम ये क्या बोल रहे हो। सिमिलरली मैंने आपको बोला ई वॉलेट पे आप पैसा रखते हैं, ब्याज नहीं मिलता, अब तो आप सीधा बैंक से ट्रांसफर करते हैं, तो ई वॉलेट कंपलसरी है ही नहीं, इच्छा रख सकते हो, अदरवाइज नॉट नीडेड। तो कुछ लोग उसमें चक्कर में हो जाते हैं, भाई वॉलेट की तो जरूरत नहीं है, तो तुम क्यों वॉलेट की बात करो भाई, क्योंकि वो एमसीक्यू में इतिहास पूछता है कि पहले ऐसा था अब ऐसा है वगैरह वगैरह, सो यू नीड टू नो दैट हिस्ट्री की ओके नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आसान सी चीज़ है, इसमें लोग के दिमाग चक्कर में होने का कारण क्या है, सोते सोते देखते हैं, लेटे लेटे देखते हैं, ट्विटर रेडिट पे उनका अटेंशन स्पैन खराब हो गया है, तो इन सबसे आप दूर रहिए, ढंग से बैठो, नोट पेन से लिखो कुछ, देन इट विल हेल्प यू। अब ये जो यूपीआई से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि लाख रुपए पड़े हैं या आपने दुकान से 200 रुपए माल खरीदा, फिर उसमें पिन नंबर आपको मांगेगा, जो भी 1 2 3 4, तब पैसा ट्रांसफर होता है। व्हाट इफ आई फॉरगेट द पिन नंबर, तो फिर तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। व्हाट इफ मुझे पिन नंबर याद है लेकिन ये एसबीआई का सर्वर भी लंच ब्रेक पे चला गया है, सर्वर में एरर आ रहा है, तो भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो फिर दुकानदार चाचा को जलील करेगा कि रोका दो, रिजेक्ट हो गया। तो हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम सच एम्बैरेसमेंट, उसके वास्ते यूपीआई ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, दैट इज कॉल्ड यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट ऐसा है कि अगेन इट इज अ वॉलेट नाउ, कि लाख रुपए हैं सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपको उतनी सेफ्टी के लिए मुझे अलग से इसमें रखने हैं, तब 2-5 हज़ार रुपए इस यूपीआई लाइट नाम के वॉलेट में रख दो। मोबाइल अब कोई भी पेटीएम हो सकता है, एसबीआई बड़ी हो सकता है, उसमें ये फीचर होता है यूपीआई लाइट, उसमें आप 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। अब ये 5,000 रुपए ऐसे हैं कि उससे आप ये 200-500 का कोई बिल भरोगे, कोई पिन नंबर नहीं मांगेगा तो भूल गए तो भी चिंता नहीं, पिन नंबर भले आपके एसबीआई बैंक सर्वर में ग्लिचेस हैं तो भी आपका ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सो यू विल नॉट बी पुट इन सम एम्बैरेसिंग सिचुएशन, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि आपने आइसक्रीम खा लिया और पैसा नहीं दे सकते उसको। तो दैट इज यूपीआई लाइट, समझ। अब आप समझो इधर वापस सेम प्रॉब्लम आएगा कि मेरे पास लाख रुपए हैं, मैंने 5,000 ये यूपीआई लाइट वॉलेट में ट्रांसफर करे, तो ये एसबीआई में नहीं है, एसबीआई क्या कहेगा, मैं सिर्फ आपको 95,000 रुपीज पर सेविंग अकाउंट का ब्याज दूंगा, ये 5,000 रुपए पर मैं ब्याज नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मेरे पास पैसा एसबीआई में है ही नहीं, ये तो दूसरे वॉलेट में। तो यस यूपीआई लाइट वॉलेट विल नॉट अक्यूमुलेट इंटरेस्ट, ब्याज नहीं मिलेगा। तो एक तो यूपीआई से सीधा पेमेंट करते हैं लेकिन उसमें पिन नंबर चाहिए, बैंक सर्वर काम करना चाहिए। आपने सेफ्टी के लिए क्या किया कि वॉलेट में पैसा डाल दिया, यूपीआई लाइट वॉलेट, इसमें फायदा क्या है, पिन नंबर नहीं चाहिए, लेकिन इंटरनेट होना चाहिए, मतलब आपका जो भी एयरटेल जियो का इंटरनेट मोबाइल में काम करना चाहिए ताकि वो एनपीसीआई के साथ कम्युनिकेट करके आगे ट्रांजेक्शन सेटल करे। मान लीजिए कोई अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाके में जहाँ पर इंटरनेट भी, मोबाइल इंटरनेट भी नहीं है, उसका एयरटेल जियो का टावर भी नहीं पकड़ता है, तो क्या करे, उसके वास्ते एक और नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, यूपीआई लाइट एक्स। वो ऐसा कि उसके लिए पिन नंबर भी नहीं चाहिए और आपका 2G 3G इंटरनेट भी नहीं चाहिए, वो एनएफसी टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब वो जो मशीन है, कार्ड रीडर मशीन है, और आपका ये जो मोबाइल ऐप या डिवाइस है उसको टच करके उससे जो भी तरंग आएगी उससे वो सेटलमेंट करेगा, और 2-5 दिन बाद जब आप 2G 3G अपना इंटरनेट एक्टिवेट करेंगे तो वो सर्वर के साथ सारी चीजें समझ लेगा, बाद में वो सिंक्रोनाइज कर लेगा। तो ऐसा ये यूपीआई लाइट एक्स टेक्नोलॉजी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी फुली वो एनरोल नहीं हुआ है। गिव 30 सेकंड, इतना दिमाग में उतारिए। जो लोग ये ऐप यूज करते हैं उनको सीधा समझ आ जाएगा। कुछ लोगों के पास वो फैसिलिटी नहीं होगी, अगर आप कॉलेज में हैं, आपके पास वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, देयर इज नो नीड टू वरी। मैंने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की, फिर भी आपको नहीं उतरा दिमाग में। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी ये यूपीआई वगैरह यूज करता है, किसी दिन उसको मिलना और उसको बोलना कि मुझे जरा आप ये ऐप खोल के दिखाओ कैसे ऑपरेट होता है, उसके साथ कहीं आप गए, आप क्या आप पेमेंट करें, मुझे दिखाइए कैसे होता है, देन यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि ये पूरा काम कैसे करता है। अब मैं एक इंडियन बायर हूँ, इंडिया की बैंक में अकाउंट है, यूपीआई वाला ऐप इंस्टॉल किया, पेटीएम या कुछ मैंने, और सेलर को मैं पैसा ट्रांसफर करूँ, सेलर का भी भारत की बैंक में अकाउंट होगा, तो ये तो दिन रात रोज काम होता है। मान लीजिए कोई फॉरेनर भारत में आए,
उसका तो मान लीजिए जो भी एचएसबीसी या ऐसी विदेशी बैंक में अकाउंट होगा या भारत की बैंक में अकाउंट होगा, लेकिन वो स्पेशल जात का फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होगा, उसकी मदद से भी वो यूपीआई से इधर शॉपिंग कर सके, टूरिस्ट आनंद से काम हो उसका। ये सब धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजी होती है। इस पे रोज कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, तो लोड नहीं लेना है, बट यस इट इज पॉसिबल फॉर फॉरेन टूरिस्ट आल्सो टू एंजॉय द यूपीआई फैसिलिटी। धीरे धीरे एनपीसीआई दूसरे देशों के साथ भी ये चीज को कंबाइन करने की कोशिश करे, ताकि भारत का टूरिस्ट भूटान जाए, नेपाल जाए, तो सीधा उधर जो कोड है उसको अपने यूपीआई वाले ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सके। तो ऐसे फॉरेन कंट्री के साथ भी हमने बहुत सारे देशों के साथ डील्स साइन किए हैं। अब कुछ जगह पढ़ो तो भूटान इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है नेपाल इज द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय यूपीआई। तो सही कौन सा है? आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, क्योंकि सिंपल है, उसको जो पूछना है पूछने दो। हमने एग्जाम खत्म होने के बाद कंप्लेन कर देनी है, यूपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल होता है कि आपने प्रश्न पूछा उसके दो जवाब है, इसलिए ये प्रश्न कैंसिल करो, एंड होपफुली दे विल कैंसिल इट। तो व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई वगैरह का लोड नहीं लेना है, क्योंकि वो तो अलग-अलग न्यूज़पेपर में अलग-अलग है। आजकल आप जानते हैं ये सब ये आ गया कि आईफोन है तो हे सिरी, अमेज़न का स्पीकर है, हे एलेक्सा डू दिस दैट, गूगल में ओके गूगल व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। तो क्या ऐसा कमांड देकर पेटीएम की जिसके नीचे यूपीआई टेक्नोलॉजी है उसको कमांड देकर आप बोलकर हेलो यूपीआई सेंड 500 रुपए टू माय ब्रदर, ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा? यूपीआई कन्वर्सेशनल पेमेंट। इस पर भी आरबीआई ने अलाउ किया गया, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो एनपीसीआई सब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आपके ऊपर ऐसा सब करने की क्या? मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है, उससे मोबाइल फोन सही से नहीं ऑपरेट हो पा रहा है बिकॉज़ ऑफ सम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो सुविधा है इसलिए ऐसा सब बना रहे हैं। यूपीआई का कुछ बेसिक समझा, अभी हम ब्रेक नहीं ले रहे क्योंकि यूपीआई के फ्लो में और भी बहुत चीजें समझनी है। यूपीआई 1 2 3 से लेके बहुत कुछ। देखिए, एक तो होते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में तो बहुत सारे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सिस पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे, बहुत कुछ। दूसरे होते हैं बेसिक फोन या फीचर फोन, ये नोकिया के पुराने डायल पैड वाले जो आते थे। अभी जो बेसिक फोन है उसमें ऐप तो इंस्टॉल होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप यूपीआई द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा कि *99 हैश दिस कोड फॉलोड बाय बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर फॉलोड बाय अमाउंट, ऐसा कुछ लंबा कोड लिख के भेजना है, तो उसे हम कहते हैं यूएसएसडी। तो यूएसएसडी कोड से आप बेसिक फोन या फीचर फोन की मदद से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई अलाउज दैट। लेकिन अभी जिसके पास ऐसे कोई गरीब माँ बाप है, उनके पास ये इस टाइप का बेसिक फोन है, मान लो उनकी बेटी को टैक्स है, उसको सब पता है ऐसा *99 करके कोड पे भेजो, पर स्वाभाविक है वो पिताजी को समझ नहीं आएगा, भाई ये सब जटिल है। तो आरबीआई ने एनपीसीआई को कहा कि भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ऐसा कुछ नया टेक्नोलॉजी बनाओ ताकि ऐसे बेसिक फोन के अंदर भी लोग अच्छे से यूपीआई यूज कर सके। तो ऐसा इनिशिएटिव उसको हम कहते हैं 1 2 3 पे यूपीआई, 1 2 3 पे यूपीआई। तो कुल मिला के नॉर्मल यूपीआई सीधा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर। यूपीआई लाइट मतलब क्या? बैंक अकाउंट से आपने वॉलेट में पैसा डाला और पैसे वो वॉलेट से आगे ट्रांसफर किया ताकि पिन नंबर और बैंक सर्वर क्रैश की चिंता नहीं हो। यूपीआई 1 2 3 क्या है? स्मार्टफोन पे तो सब चलता है, बेसिक फीचर फोन वाले वो ठीक से यूज नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करो, दैट इज कॉल्ड यूपीआई 1 2 3। वो एक्स्ट्रा फीचर क्या है वो सब हम समझने नहीं बैठेंगे, वो सब वो आईवीआर से काम करे। आईवीआर आप जानते हैं, वो कृपया 1 दबाएं, कृपया आगे बढ़ने के लिए 2 दबाएं, 3 दबाएं, ये सब करके वो थोड़ा आसानी से वो पैसा ट्रांसफर कर सके, ऐसी उसमें फैसिलिटी। मैं गिव यू 30 सेकंड, पहले ये 3 चीज का डिफरेंस समझ लो, मतलब याद रख लो। अभी मैं तो हैंडआउट में दिया, मान लो इसमें 5000 ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें 1000 कर सकते हैं, वो सब का लोड नहीं लेना है, क्योंकि वो तो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है, 2 महीने बाद कुछ और नंबर आ जाएगा। सफिशिएंट टू नो दीस आर ऑल मेंट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस। हाँ, तो ये सब की मतलब इतना पैसा ट्रांसफर वॉलेट के, इसका लोड लेना नहीं है, क्योंकि वो तो हर 2-5 महीने में आरबीआई को फिर चल जाता है तो चेंज कर देता है। कि यूपीआई की मदद से आप इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब भर सकते हैं, जब यहाँ वो भी भर सकते हैं। पहले 1 लाख रुपए तक का भर सकते थे, फिर 5 लाख तक का भर सकते हैं, हो सकता है आप 2026 में प्रेम तब तक बोले 10 लाख तक का भर सकते हैं, इसका भी लोड नहीं लेना है। याद इतना रखना है कि यस इट इज पॉसिबल टू पे इनकम टैक्स यूजिंग यूपीआई। ओके, वो कैसे भरते होंगे भाई? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे ना, आप कमांड दोगे मेरा ये पैन कार्ड नंबर है, इतना मेरा टैक्स लायबिलिटी है, फिर वो कहेगा ओके स्कैन इन पे, तब मोबाइल चालू करके पे कर देना। सेकंडरी अकाउंट, फादर का बैंक अकाउंट है और उसमें यूपीआई है, लिंक किया है। बेटा या बेटी उसको शेयर भेजा पढ़ाई के लिए, अब उसको कभी बुक्स खरीदने हैं, लाइब्रेरी की फी देनी है, तो नॉर्मली क्या होता था कि वो स्कैन इन पे करेगी, फिर फादर को कुछ कहेगी ओटीपी भेजो ये वो। तो वो सबसे लाइफ को आसान बनाने के लिए कि फादर चाहे तो अपने बच्चों का सेकंडरी यूपीआई अकाउंट भी खोल सकते हैं, मतलब ऐसा कि इनका नंबर हो 98251, तो बेटी का जो नंबर है 98252 हो, तो भले इसके साथ कोई बैंक अकाउंट लिंक ना हो, लेकिन फादर का अच्छा ये मेरा सेकंडरी अकाउंट है, ताकि यहाँ से भी वो जो भी उनके बेटा बेटी है वो शहर में कुछ भी परचेज करे, स्कैन इन पे करेगा तो सीधा बैंक से पैसा उधर चला जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकंडरी अकाउंट है। और इस प्रकार से प्राइमरी से नीचे भेजा जा रहा है पैसा, तो क्या कहते हैं? डेलीगेटेड पेमेंट्स है, डेलीगेटेड पेमेंट्स है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपको मुझे कैश में विड्रॉ करना है, तो ब्रांच में विजिट करके भी स्लिप भरेंगे और पैसा निकाल सकते हैं, चेक देकर भी पैसा निकाल सकते हैं, या आप एटीएम में कार्ड इंसर्ट करो तो भी पैसा निकाल सकते हैं। अब ऐसी फैसिलिटी आई है कि एटीएम मशीन में जाओ लेकिन कार्ड इंसर्ट मत करो, सीधा आप उसमें यूपीआई वाला कोड स्कैन करो, आपका मोबाइल फोन बैंक अकाउंट से लिंक है, उसमें कमांड दे दो, तो दर दर वहां से पैसा एटीएम मशीन से आ जाए। एटीएम मशीन में बिना कार्ड डाले भी मोबाइल ऐप से यूपीआई द्वारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास इतना सब फैसिलिटी क्या जरूरत है? वो इसलिए कई बार एटीएम मशीन में कुछ लोगों ने दूसरा चिप फिट किया होता है, जो आपका कार्ड क्लोन कर देता है, उसका कुछ और कहीं कहीं कॉपी बना देता है, तो वो सबसे जिसको डर लगता है तो कार्ड इंसर्ट ना करे और ऐसा मोबाइल से काम कर ले। तीसरा, कुछ कैश डिपॉजिट मशीन होते हैं, आपके पास पैसा बैंक में डिपॉजिट करना तो ब्रांच में चले जाओ, तो लाइन लंबी है या दूर है ब्रांच, तो कुछ जगह उन्होंने मशीन भी रखे होते हैं। तो आप क्या करते हैं? पहले अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड उस मशीन में डालते, तो वो रिकॉग्नाइज करता ओके ये मृणाल का अकाउंट है, फिर आप उसमें कैश डालते तो वो मृणाल के बैंक बैलेंस में ऐड हो जाता। लेकिन अब ऐसे कैश डिपॉजिट मशीन में भी ऐसे कार्ड डालने की जरूरत नहीं, वहाँ यूपीआई कोड स्कैन करो, उसको पता चल जाएगा आपका अकाउंट लिंक हुआ है, फिर आप पैसे इंसर्ट करो, आपका बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो दिस इज पॉसिबल थ्रू यूपीआई। यस, कॉइन वेंडिंग मशीन होते हैं। कॉइन वेंडिंग मशीन क्या होता है कि आप उसमें 10 रुपए की नोट डालो और कहो 1 रुपए के मुझे 10 सिक्के दे दे, तो आपको सिक्के मिल जाएंगे। अब आपको ऐसे रुपये का नोट भी नहीं डालना है, सीधा वो यूपीआई कोड स्कैन करो कि मेरे बैंक अकाउंट से 10 रुपए कट कर दो और मुझे 10 रुपए के छुट्टे पैसे दे दो। ऐसे कॉइन वेंडिंग मशीन में भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। आपके ये सब क्या याद रखना है? देखिए, याद में वो पूछ कैसे सकता है कि मान लो वो एक ही क्वेश्चन बना दे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर पॉसिबल थ्रू यूपीआई। कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, सेकंडरी अकाउंट में डेलीगेटेड पेमेंट हो सकता है, सरकार को टैक्स भर सकते हैं, तो जवाब क्या होगा? एवरीथिंग पॉसिबल। तो वो प्रिकॉशनरी एहतियात के रूप में मैंने आपको बताया ये भी पॉसिबल है, वरना बताने को मैं आपको 5 मिनट में बता दूं अच्छा यूपीआई एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पैसा ट्रांसफर, चलो आगे बढ़ते हैं, और फिर वो पूछेगा उस दिन मैं ये कहूं आपको कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ये सब भी पूछे जाने वाला है, इट विल नॉट बी प्रोफेशनलिज्म ऑन माय पार्ट। तो मैंने आपको बता दिया, अब आगे वो पूछे नहीं पूछे वो यूपीएससी की मर्जी है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है कि भारत में घी दूध की नदियां बह रही है, भारत विश्व गुरु बन चुका है, तो वो क्या ही कहेगा कि यूपीआई से बहुत ज्यादा देर पब्लिक ट्रांसफर कर रही है पैसा। तो ये सब डेटा में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें कुछ जाने लायक है नहीं।
तो वी आर डन विद यूपीआई, यूपीआई 1 2 3 यूपीआई लाइट देख लिया। यूपीआई भीम, यूपीआई भीम समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं ताकि फ्लो में वो खत्म हो जाए। देखिए, बहुत सारे मैसेजिंग ऐप आ गए, व्हाट्सएप है, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैसेंजर। तो कुछ ऑल इन वन मैसेंजर भी आ गए कि तुमको ये 5 ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ हमारा ये ऑल इन वन मैसेंजर और उसके अंदर सब लिंक कर दो, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सारे मैसेज तुमको एक ही सॉफ्टवेयर में दिख जाएंगे। तो यस दैट इज पॉसिबल। और उसमें भी आपकी इच्छा होगी कि आपका एक व्हाट्सएप नंबर 9825, फिर आप कहने अभी 9826 वाला, तो आप स्विच भी कर सकते हैं। वो सब कुछ अलग होता है ऐसे ऑल इन वन मैसेंजर ऐप्स में। उसी तरह आपको अपना ईमेल अकाउंट चेक करना है। डिफॉल्ट तरीका क्या है कि आप वेब पोर्टल पे जाओ, gmail.com उसमें लॉगिन करो, hotmail.com उसमें लॉगिन करो, yahoo.com उसमें लॉगिन करो। लेकिन मेरी इच्छा, मुझे 3-3 पोर्टल में लॉगिन नहीं करना है। वो सारे ईमेल मेरे पास एक ऑल इन वन ईमेल क्लाइंट में या सॉफ्टवेयर में आ जाने चाहिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर भी होता है, जैसे आउटलुक है, थंडरबर्ड है, बहुत सारे और भी ऐसे ऐप्स हैं। तो आउटलुक करता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। आउटलुक सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको सब यूजर नेम पासवर्ड दे दो, तो जीमेल का भी ईमेल आ जाएगा, हॉटमेल का भी आ जाएगा, याहू का भी आ जाएगा। तो 3 जगह आपको सब मगजमारी है। अब आप समझो कि नॉर्मली क्या होता था कि मुझे एचडीएफसी की मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी यूज करनी है, तो एचडीएफसी का ऐप इंस्टॉल करूँ। एक्सिस की मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी यूज करनी है, एक्सिस का ऐप इंस्टॉल करूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, तीसरा ऐप इंस्टॉल करूँ। सो दैट वाज वन वे टू गो अबाउट इट। लेकिन मैंने, मुझे एक ऑल इन वन मैसेंजर दे दो, मैं अपने आप स्विच एंड वो आगे पीछे करता रहूंगा। तो वो फैसिलिटी भी है। उसके वास्ते एनपीसीआई संस्था, जिसने ये यूपीआई टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे ये सब लोग अपने मोबाइल के ऐप भी बना चुके हैं, एचडीएफसी एक्सिस वगैरह, और उसी एनपीसीआई संस्था ने एक ऐप अपना खुद का बनाया, भीम। भीम ऐप की खास बात क्या है? वो आउटलुक जैसा है। समझो, आउटलुक आप पहली बार लॉन्च करोगे, आपको पूछेगा तुमको कौन सा अकाउंट देखना है, जीमेल, हॉटमेल, याहू, और फिर वो सब आप यूजर नेम पासवर्ड दे दो, चलते रहे। उसी तरह भीम ऐप कैसा है कि वन ऐप फॉर ऑल बैंक्स। तो जो भीम आप इंस्टॉल करोगे, फिर आपको पूछेगा तुम्हारा बैंक कौन सा है, फिर उसके साथ जो भी नंबर वगैरह मांगे, और फिर आपका बैंक बैलेंस दिखा दे, उससे आप ट्रांसफर कर सको पैसा। फिर आप अच्छा अभी के लिए इसको डिसकंटिन्यू करो, ऐसे वाले से मुझे यूज करना है, फिर कुछ महीने बाद इसको हटा दो, एक्सिस से करना है। यू कैन स्विच टू एंड फ्रो सिमिलर टू आउटलुक। तो ये एनपीसीआई का खुद का भीम ऐप है, भीम ऐप। इसके क्या फायदे हैं कि उसका सिंगल, जो मान लो मुनाल यूपीआई सिंगल आईडी से सब जगह वो चलाते रहे। यू कैन स्विच बिटवीन अकाउंट्स। पैसा वॉलेट में स्टोर करना कंपलसरी नहीं है, सीधा बैंक से जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और आपकी इच्छा हो जाए मुझे यूपीआई लाइट वाला वॉलेट में कर रखना है, तो रख भी सकते हैं, मतलब जबरदस्ती नहीं है। इफ यू वांट टू कीप, यू कैन कीप इन वॉलेट, अदरवाइज डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट यू कैन सेंड मनी एंड यू कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट वगैरह। तो पहले समझो फोन पे, मोबीक्विक वगैरह में क्या होता था, वॉलेट में पैसा रखो फिर आगे ट्रांसफर करो। अब ऐसी मगजमारी नहीं है। अब तो सीधा पैसा पेटीएम वगैरह में भी बैंक से लिंक करके सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले वॉलेट की तकलीफ थी, अब वॉलेट की तकलीफ नहीं है। कुछ लोग कहें तुम बोले तकलीफ नहीं है बंदो, पहले तकलीफ है। भाई तुम खिचड़ी कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तकलीफ थी, अब इट इज सेटल्ड। हालांकि किसी की इच्छा है तो वो यूपीआई लाइट वॉलेट के अंदर पैसा रख सकता है। यूपीआई लाइट वॉलेट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने अभी तो देखा भाई, कि तुम्हें पिन नंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सर्वर क्रैश हो जाने का दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप यूपीआई लाइट वॉलेट में भी पैसे रख सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपलसरी। नाउ दैट इज भीम ऐप। मतलब समझो वो पेटीएम का चंकी पानी वर्जन है। पेटीएम में ज्यादा फीचर है, भीम वाले अपने कम फीचर होंगे। यार भीम पी धीरे धीरे उसमें नए फीचर ऐड करने की कोशिश करता है, जैसे भीम 3.0 कि मान लो पहले इंग्लिश और हिंदी में ही उसका यूआई यूजर इंटरफेस अवेलेबल है, आपके 15 भाषाओं में अवेलेबल है। तुम इसके अंदर पूरी फैमिली को ऐड कर सकते हो, फिर तुम बिल को स्प्लिट कर सकते हो कि 3 दोस्तों ने खाना खाया तो ये 100 ये 100 ये 100 रुपए दे दे, वगैरह वगैरह चीजें हैं। फिर जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने भीम वेगा नाम की फैसिलिटी बनाई, ताकि आप वो कुछ शॉपिंग करें तो सीधा वहीं से पेमेंट हो जाए वगैरह। ये अपने लिए बहुत काम का नहीं है कि भीम 3.0 में क्या फीचर है, भीम वेगा क्या है। काम का नहीं है तो तुम बता क्यों रहे हो? मैं बता भी और हैंड आउट में भी जस्ट फॉर प्रिवेंटिंग फोमो। वरना होता ये है, कुछ लोगों की श्रद्धा दिख जाती है। फिर अभी मुझे पीटी 725 देखना है, क्योंकि उसमें वो सब दिया तुमने बताया नहीं। और ये जो प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले हैं, जिनको पूछकर यूपीएससी वाला अपना पेपर बनाता नहीं, लेकिन क्योंकि प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले सब पूछ रहा है, तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए तुम बेकार टीचर अब 10 जगह और भटकेंगे और फिर सब्जेक्ट को हम हिट करेंगे। दैट शुड नॉट हैपन। अदरवाइज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हैंड आउट में दिया है, समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो भी लोड नहीं लेना। हाँ ठीक है, अभी मैं वो रोज कुछ ना कुछ करते हैं अभी। ठीक। एनपीसीआई ये कंपनी है, कंपनी है तो कोडर्स रखे होंगे, कोडर्स रखे तो सैलरी पे रखा होगा, सैलरी पे रखा होगा तो रोज उसको बोलते होंगे अब तुम नया करो नया करो, तो वो भी क्या, चलो कुछ नया करते हैं, जबरदस्ती जरूरत हो कि नहीं, वो कुछ ना कुछ निकालते रहेगा। तो वी आर डन विद यूपीआई, यूपीआई 1 2 3 यूपीआई लाइट, यूपीआई भीम। मतलब असल में तो भीम ऐप ही है, ये तो सब एक ही सीरीज में पढ़े, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आगे यूपीआई वर्ड आप समझना है वो ब्रेक के बाद समझते हैं। ब्रेक में मैंने जो आपको अब तक सिखाया भीम के बारे में, उसमें से एक क्वेश्चन आया जो मैंने आपको नहीं पढ़ा, क्योंकि वो उस साल भी मैंने नहीं पढ़ा। सो आई वांट टू हैव द सेम शॉक वैल्यू। 2018 में मैंने भीम ऐप के बारे में बताया था, लेकिन उसने जितना जटिल फैक्ट्स पूछे वो मैंने नहीं बताए थे। तो लगाओ तो कि आपको क्या लगता है, आई गिव यू 5 मिनट ब्रेक, देन वी विल सॉल्व दिस। थ्री मोर मिनट्स।
30 सेकंड्स। चैट बॉक्स में आंसर मत लिखिए, अभी वोटिंग लाइन खुलेगी, उसमें हम देखेंगे। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये बी मैप का क्या हिसाब है? ए बी सी डी स्किप करना है तो ई ऑप्शन भी है। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। भार्गव, तनिष्क, मेघा, रचित, जयंत, संतोष, शिवम, रूही, सोनम, सयान, अंकिता, सायरा, विशेष, आदित्य, आसमा, हमजा। देखिए मैं चैट बॉक्स में जो लिखा है उसका नाम नहीं पढ़ा, मुझे अलग से सिस्टम दिखा था जिसने एबीसीडी करेक्ट किया है। हमजा, शगुन, मुकेश, राशि, दीपक, लक्ष्मीकांत, आदित्य राज, मीनाक्षी, सोहन, गोपाल, ऋचा, रोशन, साक्षी, यश, अमर, सितांशु, जानवी, साक्षी, नदर्श। करेक्ट आंसर। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है कि बी मैप से आप ठीक है पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बात ऐसी है, मान लीजिए डे 1 पे आपने बैंक अकाउंट खोला, तो डे 1 से उस पर यूपीआई एक्टिवेट नहीं होता। उसके लिए आपने अलग से चाहे उसकी वेबसाइट पे जाके चाहे उसके मैनेजर को जाके कुछ लिख के देना पड़ता है, साइन करना पड़ता है कि मेरे बैंक अकाउंट में यूपीआई फैसिलिटी इनेबल कीजिए। जब वो अप्रूव हो जाता है फिर हम कहते हैं कि इट इज अ यूपीआई इनेबल्ड अकाउंट। हाँ, तो फिर है उसके बाद जब आपका यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट है फिर तो आप पेटीएम भीम कोई भी ऐप से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर 1 इज करेक्ट दैट मींस जवाब ये हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। बी और डी तो कैंसिल हो गया। तो नाउ वी हैव 50-50 चांस, आइदर इट कैन बी ए और इट कैन बी सी। अब वो सब कुछ डिपेंड करता है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। अब इस स्टेज पे आके बहुत सारे लोग आपको सब तुक्के सिखाना शुरू करेंगे कि देखो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है कि जवाब ए है या सी है, 50-50 है, तो आप एक सिक्का उछाल लो, उस हिसाब से हेड आए तो ये कर लेना, टेल्स आए तो सी कर लेना। यूपीएससी में आप जानते हैं नियम क्या है कि अगर आंसर आपका करेक्ट आया तो 2 मार्क है, गलत गया तो 0.67 कट जाने। अब ये सब तुक्केबाज गैस मास्टर्स वो आपको ऐसा सिखाते हैं कि देखो अगर तुम 10 सवाल में ऐसा ही कॉइन टॉस करके जवाब कर दोगे, अगर 50-50 आप ऑप्शन है आपके पास, तो आपका नेट पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आपके आधे, अगर सिक्का अनबायस्ड है तो आधी बार हेड दिखाएगा, आधी बार टेल्स, आधी बार ये टिक करना, आधी बार सी टिक करना, तो प्लस एंड माइनस करोगे तो पॉजिटिव में आगे। भले आपको कुछ नहीं पता, बिना पढ़ के तो भी आप पास हो जाओगे। ये सब करके कोई पास हुआ है मुझे तो दिखा नहीं, और सिंपल रीजन कि ये तो थियोरेटिकल बात है ना। होने को तो ये भी हो सकता है कि आपका हर बार टेल्स आए और हर बार आप गलत जवाब टिक करो तो 0.66, तो समझो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली पब्लिक होती है वो ये सब में फंस जाती है, और ये सब तुक्केबाजी और स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल गेम खेलने लगती है, और असल में उसका नेगेटिव में स्कोर डाउन जाता है। खासकर 2020 कोरोना के बाद जो पेपर आए उसमें ये सब तुक्केबाजियां कम चलती है। तो यूट्यूब पे कोई ये सब आपको पट्टियां पढ़ाए तो बहुत उस पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि वो अगर सच में से उसका हो रहा है तो भाई तो तुम पास हो गए, नौकरी करो, नहीं इधर क्यों आए। सो वी डोंट नो द आंसर, नाउ वी विल सर्च फॉर द आंसर की जवाब क्या है। पहले तो समझना है फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है। देखिए जीमेल में क्या यूजर नेम है, पासवर्ड है, तो ये तो वन स्टेप हुआ ना, वन फैक्टर, यूजर नेम पासवर्ड डाला और आपने लॉगिन कर लिया। फिर आजकल जीमेल में एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि भाई तुम यूजर नेम पासवर्ड डालो फिर तुम्हारे मोबाइल में ओटीपी आएगा, उससे तुम लॉगिन करो, तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। तो यस दैट इज पॉसिबल, उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, कार्ड कैसा ऐसा होता है, इसमें ऐसा एक चिप होता है ईएमवी चिप, वो मोबाइल के सिम कार्ड जैसा है, उसमें कुछ ना कुछ डेटा स्टोर हुआ होता है। ये मृणाल का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है। तो जब मैं इसे होटल में खाना खाऊं और कार्ड इंसर्ट करूं तो मशीन को पता चलता है कि यस ये स्टेज 1 की मृणाल का कार्ड है, दैट इज वन फैक्टर। लेकिन पैसा अपने आप नहीं करता है, सेकंड फैक्टर में मुझे यहाँ पर अपना पिन नंबर डालना पड़ता है जो भी 1 2 3 4, तब पैसा कट होता है। यानी कि चिप बेस्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड में 2 स्टेप हुए, एक तो कार्ड इंसर्ट करो तब ऑथेंटिकेट होता है, दूसरा उसमें पिन नंबर डालो, तो इट हैज 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। आपको अब तो कुछ और भी फैसिलिटी है ऐप एंड पे, कि मान लो 2000 का आप ऐसा है कि आप उसको टच करोगे अपने आप कट जाएगा, कोई नंबर वंबर नहीं मांगे, पर हम उसमें नहीं जा रहे, ये सिंपल आपको पूछ रहा है, तो 2 फैक्टर्स होते हैं। नाउ बी मैप में कितने फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है? सबसे पहले तो आप जब उसे इंस्टॉल करते हैं तो आपका मोबाइल डिवाइस का जो भी एक आईएमईआई नंबर या कुछ है उसके साथ वो बाइंड कर जाता है। तो आप जानते हैं व्हाट्सएप एक फोन नंबर वाला 2 फोन से आप नहीं चला सकते, एक बार में वो एक ही जगह से चल सकता है, एक फोन नंबर से। उसी तरह भीम अकाउंट जो है वो एक ही अकाउंट 2 फोन से एक साथ आप ऑपरेट नहीं कर सकते, वो किसी एक मोबाइल से ही एक बार में काम करता है। तो ये वन फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की मोबाइल से लिंक हो गया। दूसरा आप उसमें यूपीआई का पिन नंबर डालते हैं, तीसरा मान लो बैंक का ओटीपी आता हो, सो इट कुड हैव 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो अभी 3 है कि 2 है? इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 से 18 में जब ये नई चीज थी, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में ऐसा लिखा 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, लेकिन एनपीसीआई की वेबसाइट पे ये है कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो फिर करेक्ट कौन है भाई? जिसने जन्म दिया वो माँ बाप को पता है उनका बच्चा कैसा है, तो एनपीसीआई ने जन्म दिया तो उसकी बात सही है, 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। वैसा कि पहला तो मोबाइल के साथ टाई अप है, और दूसरा कि यूपीआई का पिन नंबर डालते हो तब ट्रांजैक्शन होता है। बैंक का ओटीपी उसमें लेन देन है नहीं, एक जमाने में हुआ करता था, शायद पहले होगा, पर अब तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है। फर्स्ट इट इज टाइड विद मोबाइल एंड सेकंड दैट यू हैव टू इंसर्ट द यूपीआई पिन नंबर। वो भी यूपीआई लाइव तो भी नहीं डालना, पर उतना आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है। तो यूपीआई हैज 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करेक्ट, लेकिन उसके आगे उसने क्या बोला कि पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, वो तो गलत है ना। कार्ड के अंदर 2 ही फैक्टर है, मशीन में डाला तो वो एक, और फिर आपने जो पिन नंबर डाला दूसरा, तो सेकंड इज रॉन्ग एंड देयरफॉर द आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट। दिस इज अ रियली टफ क्वेश्चन। इसका कारण ये कि जो सेकंड स्टेटमेंट है समझो पूरे साल जितना अखबार आया होगा ये एक आध बार ही इसकी बात आई थी, बाकी आई नहीं थी। और दूसरा 2016 में आप जानते हैं नोटबंदी हुई, तो 2016-17 तक ये यूपीआई डिजिटल पेमेंट ये बहुत चर्चा में था, 2018 तक हम पहुंचे तो ये इतना चर्चा में भी नहीं रहा था। इट वाज अ फेडेड टॉपिक एंड देन दे आस्क्ड, सो इट वाज टफ। ये मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने शुरू में कबूल कर लिया, एंड ऑफिशियल आंसर की भी यस 1 इज करेक्ट। तो ये पूरे कोर्स में आप अलग-अलग टाइम पे देखेंगे, जो प्रश्न हमने नहीं पढ़े वो भी हम सॉल्व करेंगे, पर मैं पहले कबूल कर लेता हूं कि मैंने ये नहीं पढ़ा था। इसके 2 कारण है। पहला, ताकि आपको एक रियलिटी हमेशा ध्यान में रहे कि मान लो 15 सवाल इकोनॉमी के हैं, तो 8 से 10 ठीक हो सकते हैं, उसके ऊपर सब होता है वो ऐसा ही होता है। अब बोलेंगे मैं बोल देखो मैंने पढ़ा था पर वो सॉल्व नहीं हुए तो काम का नहीं।
तो मैं पहले से इसलिए एडमिट करता हूँ ताकि आप फालतू के रिस्क नहीं लेने हैं, रिस्क नहीं लेने हैं। पहले रिस्क लेके आपके नंबर बन जाते थे। 2016 तक ऐसा था कि 100 में से लोग 90 क्वेश्चन टिक करते तुक्के मार के और वो प्रीलिम पास हो जाते थे। अब आप 90 क्वेश्चन टिक करो तो आप फेल हो जाओ, ऐसी सिचुएशन, क्योंकि बाकी के 30 सवाल उसमें ऐसे किसी को जवाब पता नहीं होता। तो डोंट बी कॉकी, फालतू की जोखिम नहीं लेनी। और बाकी भी सब्जेक्ट में इस चीज़ का ध्यान रखें ना। मूविंग फॉरवर्ड हमने यूपीए ज़्यादातर तो पढ़ लिया, एक चीज़ बाकी यूपीए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो व्हाट इज यूपीए ओवरड्राफ्ट, वी विल सी। लोन के दो जात होते हैं। नॉर्मल लोन जैसे होम लोन, कार लोन, तो बहुत सारी लिखा पड़ी पेपर वर्क होगा, कुछ आपसे गिरवी भी मांग सकता है वो, तो दीज आर नॉर्मल लोन्स। मान लो इसका ब्याज चला 8% 12% कुछ। दूसरे होते हैं प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन, उसमें वो पेपर बहुत ज्यादा पहली बार मांगे हर बार नहीं मांगेगा, कोई उसमें कोलेटरल गिरवी नहीं मांगेगा बैंकर। तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, और अनसिक्योर्ड है तो इसका ब्याज ज्यादा होगा कि मान लो 15%। अब ऐसे जो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन है उसे यूज करने के कुछ टूल्स होते हैं। एक है ओवरड्राफ्ट, दूसरा है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कैसा, आपको बोला देखो तुम्हारी 50,000 की लिमिट है, तो 50,000 तक तुम शॉपिंग कर दो हर महीने, और फिर अगले महीने की जो भी 9 तारीख तक चुका देना। ऐसे सब वो प्री सैंक्शन, पहले से तुम्हारा अप्रूव है लोन कि हर महीने तुम्हारा 50,000 अप्रूव है। अब ये ओवरड्राफ्ट समझते हैं कि मान लीजिए अदानी का बैंक बैलेंस जनवरी में 800 करोड़ है, फरवरी में 0 है, मार्च में 200 करोड़ है, अप्रैल में 1000 करोड़ है। अब हर महीने का फिर एवरेज निकालो, 500 करोड़ एवरेज वो हर महीने बैलेंस होता है, कुछ महीने 0 भी हो जाता है, बट एवरेज 500 करोड़ उसका है। तो यानी कि ही इज अ रिलायबल पर्सन, ही इज अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो बैंकर कहेगा देखिए आप हमारा पे दिल आ गया तो हम आपको 450 करोड़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। मतलब फरवरी में तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी 450 करोड़ तुम स्पेंड कर सकते हो, बाद में हमको लौटा देना। अभी दिल आ गया समझो, प्रेम से नहीं आया, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ओवरड्राफ्ट इज अ लोन, आपके पास बैंक में बैलेंस नहीं है तो भी आप स्पेंड कर सकते हो, बट लेटर ऑन यू हैव टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो अगर बैंकर ये 450 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है और फरवरी में बैलेंस 0 है अदानी का, तो भी वो 450 करोड़ स्पेंड कर सकता है, लेकिन बाकी के महीनों में फिर उसने वो इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। अब स्वाभाविक है इसमें कुछ गिरवी नहीं रखा तो बैंकर का रिस्क ज्यादा है, तो बैंकर आपसे ज्यादा ब्याज मांगेगा कि इधर मकान का लोन उसमें गिरवी रखा है जमीन 5% ब्याज हो, इधर आपसे 12% मांगे ओवरड्राफ्ट में, पॉसिबल। एनीवेज ये जो ओवरड्राफ्ट है इसको कैसे एक्सरसाइज करेंगे, यूज कैसे करेंगे। एक तो आप ब्रांच की विजिट लो और वहां पेपर फॉर्म भरो और आपको पैसा मिले, या बैंक की वेबसाइट पे आप जाकर ऑनलाइन भी सब काम कर सकते हैं, उससे ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ये तो था ही। अब तीसरी एक और तरीका दे दिया कि यूपीआई की मदद से भी तुम्हें ओवरड्राफ्ट मिलेगा। वो बात ऐसी है कि मान लो ये चाचा है, उनको हर महीने पेंशन आता है पहली तारीख को, और वो सारा पेंशन उनका खत्म भी हो जाता है, तो 25 तारीख को बैंक बैलेंस है 0, लेकिन बैंकर को पता है हर महीने तुम्हारा पेंशन आना है तो तुम लौटा तो दोगे, तो ठीक है हम आपको मान लो 1000 का ओवरड्राफ्ट देते हैं। तो 25 तारीख को ये भले 0 बैलेंस है फिर भी शॉपिंग करके 200 रुपये स्पेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यूपीआई की मदद से ओवरड्राफ्ट ले लिया उसने, और फिर अगले महीने जब पेंशन का पैसा चाचा के बैंक अकाउंट में आएगा तब वो सेटल कर देंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है बैंक। तो ऐसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूपीआई में अलाउड है, जिसको टेक्निकली कहें तो प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन इज अवेलेबल। कैसे काम करती है, कितना इंटरेस्ट चलता है, नॉट इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट टू नो एक लाइन में क्या, जब बैंक बैलेंस 0 भी हो तो भी आप स्पेंड कर सकते हो लोन का पैसा, ऐसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूपीआई में भी अवेलेबल है। तो यूपीआई ओवरड्राफ्ट इज डन। मिसलेनियस क्या है, मान लीजिए आप अमेजॉन पेटीएम वगैरह में जाए और अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का नंबर लिख दें, जो भी 925 जो नंबर है, तो अपने आप फेच कर देता है कि तुम्हारा ये महीने का इतना बिल है, क्लिक टू पे। तो अमेजॉन पे को कैसे पता चला कि मेरा ये जो अदानी की बिजली आती है उसका बिल कितना है। उसी तरह गैस बिल, लाइट बिल, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सब कुछ। तो समझिए ये जितने यूटिलिटी कंपनीज है, मतलब वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी देने वाली कंपनियां, और इस तरह बैंक पेटीएम अमेजॉन पे वाले हैं, इन सबको आपस में कोई कनेक्ट कर रहा है ताकि ये सब बिल भरे जा सके। तो उसकी कंपनियां, मतलब एक है बीबीपीएस और दूसरा है यूपीएमएस, ये सब एनपीसीआई की सर्विसेज हैं। इनमें से कुछ के लिए उसने एक नया सब्सिडियरी कंपनी बना लिया, वो सब इंटरनल डिफरेंस हमारे लिए काम का नहीं, सफिशिएंट टू नो कि ये एनपीसीआई का बीबीपीएस यूपीएमएस क्या है। ये सब बिल पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट सर्विस की फैसिलिटी है। आप एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हैं तो बताता है आपका इतना बैलेंस है, विड्रॉ करते हैं बैलेंस अपडेट हो जाता है। तो एटीएम मशीन को कैसे पता चला कि आपके पास कितना पैसा है, इसका मतलब एसबीआई का, कैनरा बैंक का, सबका डेटा उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा होगा। तो स्वाभाविक के बीच में कोई कोऑर्डिनेटर होगा, वो कौन है, एनपीसीआई, उसकी एक फैसिलिटी है नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस, उसकी मदद से वो सारे एटीएम के साथ बैंकों को लिंक करता है। आपको एक लाइट बिल, गैस बिल भरना है, तब कमांड देके ओटीपी देके आप ट्रांसफर करते रहते हैं। थिंक फ्रॉम अदानीज पॉइंट ऑफ व्यू, अदानी ने एक साथ 1 लाख एम्प्लॉय की सैलरी का पास करना है, 2 लाख शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, 150 उसकी पूरे भारत में ऑफिस होगी, इन सबका लाइट बिल भरना है। तो अदानी के साइन करता रहेगा पूरा दिन, ओटीपी डालता रहेगा तो लंबा हो जाएगा। तो उसने क्या करना है, सिंपल सिंगल क्लिक से बल्क पेमेंट, कि वो एक ही बार कमांड दे और उसके 150 इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के जितने बिल्स हैं सारे पे हो जाए। तो इसे हम कहते हैं बल्क पेमेंट फैसिलिटी। उसके वास्ते एनपीसीआई ने बनाया है नाच, फुल फॉर्म याद नहीं रखना, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब ये जो नाच फैसिलिटी है वो कैसे काम करेगी कि अदानी के 1 लाख एम्प्लॉय हैं तो सबके बैंक अकाउंट नंबर होंगे या फोन नंबर होंगे, उसके साथ लिंक हुए बैंक अकाउंट नंबर होंगे, तो अदानी क्लिक करेगा और सबके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर। इसमें क्या अदानी उनका आधार कार्ड चेक करने बैठेगा, नहीं। क्या बीच में सिस्टम कहेगी कि तुम्हें आधार कार्ड नंबर से ऑथेंटिकेट करो, नहीं, क्योंकि तो प्राइवेट कंपनी उनको आधार कार्ड की पंचायत है नहीं, अपने एम्प्लॉय को सीधा सैलरी देगा। लेकिन सरकार को भी ऐसे बल्क पेमेंट करने होते हैं। हम लोग आगे 6 पिलर में देखेंगे। एक मनरेगा स्कीम है, गांव में 100 दिन का रोजगार मिलता है तो लाखों गरीब लोगों को हर महीने सैलरी देनी है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसके तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर और सब्सिडी भेजनी है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भेजनी है, तो सिंगल क्लिक से 10-10 लाख लोगों को पैसा जाता है। लेकिन यहाँ सरकार चेक करना चाहिए कि जेन्युइन पार्टी है कि नहीं, फर्जी आदमी नहीं है। सो एट दैट टाइम दे विल रिक्वायर कि आधार कार्ड के साथ सब ऑथेंटिकेटेड लिंक होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं तो इनका सब बायोमेट्रिक उसमें डेटा हो, फिर अंगूठा मारे, अकाउंट लिंक हो, फिर पैसा जाए, ये सब हम चाहते हैं। तो वहाँ पर भी पेमेंट तो बल्क में हो रहा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन सिस्टम अलग है। एनपीसीआई की सिस्टम दूसरी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। तो दोनों से बल्क पेमेंट होते हैं, 1 लाख लोगों को पैसा भेज सकते हैं। नाच है उसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, और एपीएस है उसमें आधार कार्ड चाहिए। अब हुआ ये कि ये सरकार की स्कीम चलती है मनरेगा स्कीम, 100 दिन के लिए गांव वालों को काम मिलता है, गड्ढा खोदो, तालाब बनाओ, आंगनबाड़ी केंद्र बनाओ, और फिर इन सब 10 लाख गांव वालों को पैसे देने एक साथ। तो एक जमाने में सरकार ने देखा कि सब लोगों के आधार कार्ड नहीं है, तो जिनके आधार कार्ड नहीं थे उनको नाच सिस्टम से वो पैसा भेजते थे, जिनके आधार कार्ड थे उनसे उनको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से पैसा भेजते थे। तो वंस अपॉन अ टाइम गवर्नमेंट वुड यूज बोथ द सिस्टम्स, तो दोनों सिस्टम यूज करते हम क्या, मिक्स्ड मॉडल है या हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है। लेकिन अब सरकार ने टाइट कर दिया कि भाई सब गांव वालों को, सब गरीबों को आधार कार्ड लेना पड़ेगा तभी तुमको पैसा देंगे। ये नाच वाली सिस्टम हम कैंसिल करते हैं, हम तो इसे यूज नहीं करेंगे, आधार यूज करें, हम भारत सरकार यूज नहीं करेगी। तो स्वाभाविक है गांव वाले दुखी हो जाएंगे कि हमारे पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आधार कार्ड तो है लेकिन बैंक अकाउंट से लिंक नहीं हो रहा है, सो वी आर अनेबल टू यूज दिस।
तो फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डेडलाइन चेंज करेगी। पहले बोलेगी मार्च महीने में हम वो वाली चीज डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, फिर अब आएगा तब आएगा। तो बॉल बाय बॉल कमेटी चलती रहती है, कुछ काम की है नहीं, और जब भी आए तो उसका कहना क्या चाहता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम मिक्स्ड मॉडल टू ओनली एबीपीएस मॉडल। तो कहना क्या चाहता है, ये सब उसकी पंचायत चलती है। तो एनपीसीआई की बहुत सारी फैसिलिटी हमने देखी, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, बिल पेमेंट का, फिर नाच अदानी वाला देखा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एटीएम चलाता है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम कल देखा था, वो रोमन साइन का चेक स्कैन करेंगे, भीम उसका ऐप है, यूपीआई से दूसरे लोग ऐप बनाते हैं, आईएमपीएस से मनी ट्रांसफर होता है, यहाँ तक देखा। और भी छोटी छोटी चीजें वो हैंडआउट में देखना। दो बड़े मुद्दे बचते हैं अब, एक तो रुपए कार्ड क्या और दूसरा ई रुपी क्या है। तो व्हाट इज ई रुपी कूपन। देखिए, एक जमाने में सरकार ये सोचे कि गरीब बच्चों को शूज देने, तो कैसे देंगे, स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दे 10,000 रुपए कि तुम लोकल जूते की दुकान से खरीद लेना, या सरकार खुद से लखन या बाटा के शूज खरीद के हर एक स्कूल में भिजवा दे। लेकिन इसमें बहुत सारा करप्शन, साइफनिंग और गबन हो जाना, जो जूते आपने बच्चों के लिए भेजे कोई और लेके चला जाए, ये सब प्रॉब्लम थे। तो मोदी सरकार ने क्या किया, सब गरीब लोगों का जनधन बैंक अकाउंट खोलो। जनधन बैंक अकाउंट क्या पिलर 1 डी में देखेंगे, अभी हम लोग पिलर 1 ए में। सब लोगों का आधार कार्ड बनाओ और उसको इस जनधन बैंक अकाउंट से लिंक करो, और सब गरीबों के जो बैंक अकाउंट है उसको मोबाइल फोन नंबर से लिंक करो, क्योंकि हर गांव में बैंक ब्रांच तो है नहीं, तो बैंक में पैसा बड़ा यूज कैसे करें, यूपीआई होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। तो यानी जनधन आधार मोबाइल यानी जीएम, और उसकी मदद से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा उसको पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब सीधा पैसा ट्रांसफर करें उसमें तकलीफ है कि सरकार ने एसबीआई को पैसा दिया, एसबीआई ने आदमी के बैंक खाते में जमा किया कि उसे 500 रुपए दिए हैं बच्चे के लिए, तुम शूज खरीद लेना, बट व्हाट इज द गारंटी दैट द फादर विल परचेज द शूज। वो तो गुटखा भी खा सकता है, दारू भी पी सकता है, तो हाउ डू यू कंट्रोल दिस। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की एक तकलीफ है कि आप एंड यूजर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसकी चॉइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक नया चीज इन्वेंट हुआ है, ई रूपी, RUPI। वो ऐसा है कि भारत सरकार एसबीआई को मान लो 500 दे दे रुपये, फिर एसबीआई एनपीसीआई संस्था को कहे इससे आप एक नया रूपी कोड जनरेट करो, समझो SR123। अब ये ऐसा कोड है कि वो बेनिफिशियरी को एसएमएस में पहुंच जाएगा। अब फादर या जूते की दुकान में 500 रुपये का जूता है, तो वो पे करते वक्त कोड टाइप कर देगा जो भी अपने या कुछ, तो उसका बिल सेटल हो गया। लेकिन अगर वो इस SR123 कोड को गुटखे की दुकान पे, दारू की दुकान पे यूज करना चाहेगा तो एरर आ जाएगा, वो कोड नहीं चलेगा। तो ये है ई रूपी। इससे अब क्या है, नाउ यू कैन कंट्रोल द चॉइसेस एंड डिसीजंस ऑफ द पीपल। तो दिस इज ई रूपी। एक और भी है ई रूपी, वो ऐसा है कि आरबीआई डिजिटली पैसा छापे, वो आज हमको नहीं देखना है, वो कल रविवार को हम लोग देखेंगे। सो डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। अब ऐसा ये जो ई रूपी सरकार कोड आपको दे दे जूते खरीदो, तो इसे फूड, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, बहुत कुछ आप सरकार जनता को बेच सकती है। मान लीजिए टाटा रिलायंस का दिला जाए तो वो भी ऐसे ई रूपी कोड जनरेट कर सकते हैं कि मान लो टाटा ये चाहे कि मेरे सारे एम्प्लॉय जिम जाने चाहिए, तो वो उसको ऐसा कोड भेजे कि ये सिर्फ जिम में ही एक्टिवेट होगा, होटल में मैकडॉनल्ड के पिज्जा बर्गर खाने में एक्टिवेट नहीं होगा। कंपनियां, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, TSR क्या है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट का मान लो 2% समाज सेवा में यूज करना है, तो उसके वास्ते भी वैसे कोड जनरेट करके गरीबों में 500 रुपए के ऐसे जूते के कोड ट्रांसफर करके बोल सके कि हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया। TSR क्या है हम लोग समझेंगे पिलर 1C में, शेयर मार्केट के साथ, अभी हम लोग पिलर 1A में है। तो ई रूपी कौन खरीद सकता है, सरकार खरीद सकती है पैसा देके और जनता को बेच सकती है। रिलायंस अदानी कॉर्पोरेट भी खरीद सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को बेच सकते हैं। मान लीजिए मेरा भी दिला जाए कि मुझे गरीब बच्चों को जूते दिलवाने हैं, तो मैं भी ऐसे ई रूपी कोड बैंक को पैसा देके खरीद सकता हूं और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ऐसे आप कोड कहां से खरीद सकते हैं या ई रूपी वाउचर कहां से खरीद सकते हैं, सरकारी बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, अमेज़न पे वगैरह से भी। हालांकि मैंने देखा था तो खरीद नहीं सकते, पर थियोरेटिकली आरबीआई ने बोला ये सब हम अलाउ करेंगे। तो ई रूपी कूपन इज डन नाउ। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनपीसीआई, ई रूपी तक देखा। अब छोटे छोटे और मुद्दे आते हैं। मित्रों, ये जो एप्पल वॉच है ये केवल आईफोन से लिंक होती है, वो एंड्रॉइड फोन से लिंक नहीं होती। यानी कि एप्पल वॉच इज नॉट इंटरऑपरेबल अक्रॉस द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आईफोन पे चलती है, एंड्रॉइड फोन से लिंक नहीं होती। एक और उदाहरण, मान लो ये टाटा स्काई का रिमोट है, तो इससे सिर्फ टाटा स्काई का मशीन ऑपरेट हो सकता है, डिश टीवी वाला मशीन ऑपरेट नहीं हो सकता। यानी कि टाटा स्काई रिमोट इज नॉट हैविंग इंटरऑपरेबिलिटी। उसके मुकाबले मान लो नॉर्मल माउस है, तो माउस तो आप जानते हैं वो तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा, लिनक्स और मैकबुक और एप्पल सब में चलेगा, तो माउस इज इंटरऑपरेबल। यस। अभी सेम प्रॉब्लम डिजिटल पेमेंट में। मान लीजिए आपने पेटीएम में ये सब ऑफर यूज करके आपका 1000 रुपये का कैशबैक और सब पॉइंट्स पड़े हैं, तो सिर्फ आपसे पेटीएम के अंदर से आप ये सब बिल भरो, मूवी टिकट बुक करो, उसी में चलेगा। आप कहने मुझे अमेज़न शॉपिंग में वो नंबर यूज करना है, तो कई बार वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसी इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, यूजर को आप लॉक कर देंगे एक सिस्टम में, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन कि जनता वो यूज नहीं करेगी, हम तो कैश ही यूज करेंगे। ये सब ऑनलाइन पेमेंट में तो हम मजा नहीं आ रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई अलग अलग स्टेप्स ले रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा कि पेटीएम में आपके 1000 पॉइंट्स अक्यूमुलेट हुए हैं, तो उससे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सको, ऐसा फ्यूचर में कभी होगा। अभी तो नहीं हुआ, पर कभी होगा। ऐसे सब काम चलते रहते हैं। क्यूआर कोड ऐसा होता है, फिर अभी नया रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड बन रहा है। ये सबका जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, देख लेना। एक जमाने में जब एनपीसीआई और यूपीआई नहीं था, तो पेटीएम वाले, मतलब मान लो 2015 में, तो पानीपुरी खाते तो पेटीएम वाला बोर्ड रखता, अब पेटीएम का ऐप से स्कैन करके पे कर सकते थे। मतलब उस पे आपका फोन पे या मोबीक्विक ऐप होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्कैन ही नहीं करेगा। तो पहले ऐसे कोड्स में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी कि एक ऐप सिर्फ एक ही जात के कोड स्कैन कर सकता था। अब नया आ गया है भारत क्यूआर कोड, मतलब वो एनपीसीआई ने बनाया है और आरबीआई ने सब कंपलसरी इसको आपको अडॉप्ट करवा वगैरह। इससे फायदा क्या है कि ये जो कोड है तो पेटीएम भी स्कैन कर सकता है, मोबीक्विक भी, अमेज़न भी, हर एक ऐप उसे स्कैन कर सकता है। तो अब इंटरऑपरेबिलिटी आ गई है। अब कुछ लोग कहते हैं देखो पहले स्कैन प्रॉब्लम होता था, अब नहीं होता। भाई तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि नहीं होता है, आपका स्पान ऑफ अटेंशन नहीं है, इसलिए आपको डाउट हो रहा है। मुझे तो इतिहास बताना पे पहले तकलीफ थी, अब तकलीफ सॉल्व हो गई है, इंटरऑपरेबिलिटी आ चुकी है। तो डिजिटल पेमेंट मोबाइल वाला हो गया, अभी कार्ड वाले डिजिटल पेमेंट में जाते हैं। अलग अलग कार्ड्स होते हैं, एक्सिस बैंक का, एसबीआई का, एचडीएफसी का, जो मुझे चाहिए नहीं लेकिन रोज मुझे वो स्पैम भेजते हैं। तो कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है कि आपके पास कार्ड है, आप देश दुनिया में जाते हैं, शॉपिंग किया, मशीन में इंसर्ट करो एंड यू कैन डू शॉपिंग। अब आप समझो अगर एक्सिस बैंक सब मर्चेंट के साथ टाइप करें, फिर एसबीआई देखो हमारा अलग डिवाइस है, अलग मशीन है, ये ब्लू कलर का मशीन तुमको लगाना पड़ेगा। तो पच्ची बैंक है तो क्या पच्ची बैंक के साथ ये सब करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। हर बैंकर हर एक दुकानदार के पास जाके मशीन इंस्टॉल कराए, तार बिछा सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, बीच में कोई इंटरमीडियरी, बिचौलिए, ब्रोकर, दलाल, एजेंट आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पेमेंट गेटवे कंपनीज, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड। आप पाएंगे अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में नीचे ऐसा लिखा होता है वीजा। इसका मतलब क्या कि वीजा ने उन सब मर्चेंट के साथ टाइप करके रखा है और सब बैंकों के साथ टाइप करके रखा है। तो भारत में, सिंगापुर, हांगकांग, कहीं आप घूमने गए, आप शॉपिंग कर सकते हैं।
अब जो वीजा मास्टर कार्ड ऐसा पेमेंट गेटवे है, तो ये कोई धर्मशाला चैरिटी तो उसने खोला नहीं है, फीस लेगा पूरी चीज पर, तो वो दो जगह फीस लेता है। सारे दुकानदार उनको पेमेंट मिलता है, उस पर वो एक फीस लेता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर, और इस तरफ मेरे आपके जैसे जो कस्टमर से यूजर है तो हमसे लेता है एनुअल फीस। एनुअल फीस का ऐसा होता है कि मान लो 499, फिर बैंक वाले आपको लॉलीपॉप देंगे कि देखो कोई एनुअल फीस नहीं, लेकिन उसमें स्टार लगाया होगा कि तुमको हर साल लाख रुपए तुम स्पेंड करोगे तो तुम्हारी 499 की फी माफ, वरना तुम्हारे बैंक से 499 हम कट करेंगे एनुअल कार्ड यूजेज मेंटेनेंस अकाउंट सर्विस चार्जेस। तो दोनों ही हाथ में है, मर्चेंट से भी कमाता है, यूजर से भी कमाता है। तो वीजा मास्टर कार्ड वो तो समझो बहुत समय से होंगे, 60 से होंगे, 70 80 90 हर दशक में होंगे, लेकिन इनकी तकलीफ क्या है, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। हर साल करीब 300 करोड़ रुपए तो वीजा मास्टर कार्ड सिर्फ ऐसी फीस में कमाते हैं। तो भारत की जो एनपीसीआई संस्था है उसने सोचा कि मैं भी ऐसा कार्ड नेटवर्क बना दूं रुपए, और फिर मेरा जो भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट और ये एनुअल फीस ये सब मैं कम रखूंगा, तो वीजा मास्टर कार्ड के मुकाबले 40% कम फीस लेकर मैं भी पूरा नेटवर्क ऑपरेट करूंगा। तो ऐसा एनपीसीआई का रुपए कार्ड सिस्टम है। मतलब समझो कार्ड तो बैंकों का ही है, लेकिन यहाँ वीजा की जगह रुपए लिखा होता है। तो मास्टर कार्ड का भी हो सकता है एसबीआई का कार्ड, वीजा का भी एसबीआई कार्ड हो सकता है, रुपए वाला भी एसबीआई कार्ड हो सकता है। अभी तीनों फर्क क्या है? फर्क ये होता है ऑफर्स अलग अलग होते हैं कि मान लो वीजा मास्टर कार्ड वाला तो अमेज़न पे उसके ऑफर ज्यादा मिले, रुपए वाला वो तो उसके ऑफर कम आएंगे क्योंकि स्वाभाविक है उसको नीचे कमीशन भी कम लेता है तो आपको लॉलीपॉप भी कम देता होगा। नाउ व्हाट इफ यू वांट टू चेंज द कार्ड नेटवर्क? आपके पास मोबाइल है, एयरटेल का नंबर है, आपको जियो में जाना है या स्विच पे करना है, तो पोर्टेबिलिटी है, यस यू कैन स्विच बिटवीन मोबाइल ऑपरेटर्स। पहले कार्ड में ऐसी पोर्टेबिलिटी नहीं थी, आपके पास मास्टर कार्ड वाला एसबीआई कार्ड था, आप शिफ्ट नहीं कर सकते वीजा वाला, लेकिन अब आरबीआई ने सब बैंकर को बोला कि नहीं आप पोर्टेबिलिटी दो कि कोई चाहे मास्टर कार्ड से वीजा, वीजा से रुपए, जिसको जो करना है कर सकता है, यू कैन चेंज इट जस्ट लाइक योर मोबाइल ऑपरेटर। तो रुपये हमने देख लिया, कार्ड के प्रकार देखते हैं। देखिए एक तो होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट मतलब क्या? लोन। वो ऐसा है कि आपको बैंकर ने कहा देखो तुम्हारी जो क्रेडिट कार्ड है उसमें 50,000 की लिमिट है, इसका मतलब हर साल हर महीने 50,000 तक आप शॉपिंग कर लो और फिर उसको अगले 30 या 45 दिन या 15 दिन में तुम चुका देना। तो भले अभी आपके पास 0 रुपये है फिर भी 50,000 आप शॉपिंग कर लो, लेकिन अगले महीने 9 तारीख तक में सब कुछ चुका देना। लेकिन फिर उसके बियॉन्ड आप मान लो कि लेट पेमेंट करते हो तो उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ब्याज चढ़ेगा अगर आप डेडलाइन के बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं करते। तो दैट इज क्रेडिट कार्ड, इज वन टाइप ऑफ लोन। दूसरा होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब आपके खाते में 1 लाख रुपए तो बस आप उतना ही स्पेंड कर सकते हैं, तो असल में वो तो बस आपका बैंक अकाउंट का पैसा दुकान में स्पेंड करने की फैसिलिटी ऐसा कार्ड है। तो डेबिट कार्ड इज नॉट अ लोन, वो तो आपका खुद का पैसा यूज करें। एक जमाने में ऐसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड वो ऐसे आते थे कि उसके पीछे ऐसी मैग्नेटिक चिप लगी रहती है, इसमें सब लिखा होगा कि ये मोनाल पटेल का कार्ड है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 वगैरह। और इसमें तकलीफ है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप का क्लोनिंग या स्कीमिंग करके दूसरे डुप्लीकेट कार्ड बना के आपके साथ धोखा करते थे। तो आरबीआई ने धीरे धीरे ये मैग्नेटिक कार्ड बंद करा दिया। अब जो कार्ड आते हैं उसमें ऐसा सिम कार्ड जैसा चिप लगा रहता है, इसको हम कहते हैं ईएमवी कार्ड, यूरोपीय मास्टर वीजा चिप कार्ड। वो ज्यादा सिक्योर होता है, सेफ होता है, ऐसी बात है। एक ही फोन में 2 सिम कार्ड रख सकते हैं, यस। उसी तरह क्या एक ही कार्ड में डेबिट कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। हाँ, बैंकों ने ऐसे भी कार्ड निकाले, उसको हाइब्रिड कार्ड कहते हैं कि आप इस साइड से लगाओ तो डेबिट कार्ड का मजा देगा, इस साइड से इंसर्ट करो तो क्रेडिट कार्ड का मजा देगा। आपके अपन कोई ऐसा क्यों कार्ड लेगा? वैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट के अंदर लाख रुपए हैं और आपको सिर्फ उतना यूज करना है तो डेबिट कार्ड यूज करो, लेकिन आप कहेंगे अगर आपको 2 लाख का बिल आ गया तो फिर आप ये वाला साइड इंसर्ट करोगे ताकि क्रेडिट कार्ड लोन के रूप में आप पैसा स्पेंड कर सको। तो दिस इज हाइब्रिड कार्ड। प्रीपेड कार्ड क्या होता है कि मान लीजिए आप अमेजॉन वेबसाइट पे गए और उसमें गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं कि ये 1500 रुपए दिया और आपको एक गिफ्ट कार्ड शगुन का लिफाफा, फिर आप जिसकी शादी उसको दोगे वो इसे खोलेगा, इसमें कोड होगा सीरियल नंबर 1 2 3 और फिर वो जाके अमेजॉन की वेबसाइट पे सीरियल नंबर 1 2 3 लिखेगा तो उसके वॉलेट में 1000 रुपए 1500 रुपए आ जाएंगे जिसकी मदद से वो अमेजॉन में शॉपिंग करेगा। तो ये तो प्रीपेड कार्ड है ना, क्योंकि इसका पैसा ऑलरेडी आपने भर दिया तब जाके वो आपका दोस्त एंजॉय कर पा रहा है। तो यस देयर कैन बी प्रीपेड कार्ड्स। उसी तरह मेट्रो के भी ऐसे प्रीपेड कार्ड होते हैं, उसमें पहले से पैसा भर दो, फिर रोज आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना पैसा कटते जाएगा। आते ऐसे रुपए प्रीपेड कार्ड है कि बैंक खाते से आपने उस कार्ड में पैसा ट्रांसफर किया, फिर रोज जो लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं कॉलेज या ऑफिस के लिए तो उसको टैप करेंगे और रोज का पैसा कटते रहेगा। तो कार्ड टाइप्स हमने देखे, अब देखना कार्ड टोकनाइजेशन क्या है। आर्मिंग और हैकिंग से बचने के लिए फेक आईडी बना दो, वो है कार्ड टोकनाइजेशन। व्हाट तैमूर अली खान इज हैविंग फन। अब मैं उसको देखूं और फिर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मैं कमेंट करूँ वाओ बेबी तैमूर इज सो क्यूट, पर मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मैं अपना ईमेल आईडी मांगा, फोन नंबर मांगा, फिर रोज वाया एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड ले लो, मार्केटिंग ऑफर। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक तो आसान है भाई, तुम कमेंट ही मत करो, या दूसरा नहीं, तुम्हें कमेंट करनी है तो तुम एक फेक आईडी बना दो कि सपोज मृणाल ऑफिशियल ऐसा मेरा जीमेल आईडी हो तो मैं एक फेक आईडी बना दूं mrunal.comment@gmail.com और फिर जिधर जितनी कमेंट करनी है मैं करता रहूं ताकि उसके बाद सामने वाले को जितना स्पैम भेजना है भेजता रहे, वो मुझे तंग नहीं करेगा क्योंकि मेरा ऑफिशियल आईडी दूसरा होगा। हालांकि इसको लिंक भी कर सकते हैं, आप जानते हैं गूगल में जीमेल में ऑटो ईमेल फॉरवर्ड की फैसिलिटी होती है कि आप कमांड दे दो कि अच्छा मुझे रोज के स्पैम फॉरवर्ड मत करना, पर उसके अलावा कोई ईमेल हो तो ये आईडी पे फॉरवर्ड करना, इट इज पॉसिबल। हाँ, तो ऐसा फॉरवर्ड की वो सब फैसिलिटी उसमें होती है। क्या अब आप समझिए, आप जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेते हैं उसका लंबा चौड़ा सा नंबर रहता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो चेकआउट पेज पे वो आपसे सब पूछेगा, नाम लिखो मृणाल पटेल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नंबर लिखो, फिर इसका एक्सपायरी डेट लिखो, मान लो जो भी दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, अक्टूबर 2025 में खत्म हो रहा है, तो हर बार आपको ऐसी 5-6 बॉक्स भरने पड़ते हैं चेकआउट करते वक्त, मतलब शॉपिंग का फाइनल स्टेज करते वक्त। तो इससे यूजर एक्सपीरियंस डिग्रेड होता है। अमेजॉन पेटीएम कोई भी शॉपिंग साइट क्या चाहेगी कि यूजर तुरंत क्लिक करके शॉपिंग कर ले, क्योंकि ज्यादा टाइम इधर उसको नंबर टाइप करने बैठा तो उसका विचार अगर घूम गया कि नहीं करना है मुझे, कैंसिल करना है ऑर्डर, दे डोंट वांट दैट। तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये आपको एक ऑफर करेगी कि डू यू वांट अस टू सेव योर कार्ड डिटेल्स। मतलब आपने ये कार्ड नंबर सिर्फ एक बार ही टाइप करना है, फिर दोबारा तीसरी बार शॉपिंग करने जाओगे तो हर बार आपको टाइप नहीं करना है, हर बार बस वो आपको एक आध 2 सीवी नंबर मांगेगा या कुछ मांगेगा या सीधा ओटीपी आ जाएगा, आपका काम खत्म। आपके तो बेस्ट फैसिलिटी है, हर बार ऐसा सब नंबर टाइप नहीं करना पड़े। बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने अमेजॉन वेबसाइट ही हैक कर ली तो उसने आपका सारा डेटा हैक कर लिया, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है कार्ड की, देन ही कुड कमिट सम बिग फ्रॉड। तो देन व्हाट टू डू? वही जो तैमूर वाले केस में हमने किया, एक फेक आईडी बना दो। तो मान लो आदमी विजय दीनानाथ चौहान, उसका एसबीआई क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी है 472523 व्हाटएवर, तो वो उसके सामने एक नया कार्ड टोकनाइजेशन मतलब समझो फेक आईडी बना सकता है कि वो फेक आईडी ऐसा होगा विजय टोकन नंबर जो भी है नंबर 4725 वो दूसरा नंबर होगा। फिर वो जब शॉपिंग कर रहा है और अमेजॉन का व्हाट इज योर कार्ड नंबर, तो उसने वो फेक आईडी डाल देना है
आपके फेक आईडी तो पेमेंट कैसे पास होगा भाई, वो फेक आईडी से इधर आएगा ना, फिर इधर से पास होगा, टोकनाइजेशन या समझो एनक्रिप्टेड हो गया। और अमेज़न अगर स्टोर भी करेगा तो ये वाला डुप्लीकेट फेक आईडी उसे स्टोर करेगा, ताकि कोई हैकर हैक भी करेगा तो उसे आपका असली कार्ड नंबर नहीं पता चलेगा, क्योंकि असली कार्ड नंबर आपने डाला नहीं, आपने फेक आईडी डाला है। तो ये प्रोसेस इसको कहते हैं कार्ड टोकनाइजेशन। कार्ड टोकनाइजेशन इसी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ योर कार्ड या प्रिवेंट हैकिंग। एक लाइन में उतना याद रखना है, असल में कैसे काम करता है उसमें चिंता नहीं करनी। तो कार्ड टाइप सी डन, कार्ड टोकनाइजेशन डन। आगे क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वो ऐसा कि आप पहले उसमें पैसा भरो, फिर रोज मेट्रो की सवारी करते हो तो वो पैसा कट जाए। जापान वगैरह में आप जानते हैं टैप एंड पे, क्या वो जो गेट है उसमें आप आपका कार्ड टैप करेंगे तो खुल जाएगा, आपका 10 रुपया कट गया, वो सब सुविधा है। तो उसके साथ जुड़ी चीज़ है, हालांकि अब तो अपडेटेड हो गए, मुझे काम की नहीं लगती, रखा क्यों है? क्योंकि यूपीएससी का भी एक खराब आदत है, 5 साल पुराना अभी आके पूछे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक उसने वो बदला नहीं हो। सो इट इज गिवन इन योर हैंड आउट, वरना लोड नहीं लेना इसका। फास्टैग आप जानते हैं कि पहले जब हाईवे पर आपकी गाड़ी गुजरती थी तो टोल नाके वाले को छुट्टे पैसे देने होते हैं, तो उसमें मगजमारी ज़्यादा हो, ट्रैफिक स्लो हो जाए, तो फैसिलिटी है कि आप गाड़ी के विंडस्क्रीन पर फास्टैग चिपका दो और उसमें फिर मोबाइल ऐप के जरिए आप 500 रुपये भर दो, मान लो। तो जितनी बार जाओगे वो सब RFID टेक्नोलॉजी से पैसा वो कट कर लेगा, 50-50 रुपये। तो फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, तो दैट इज फास्टैग। तो ये सब तो अब एक एनपीसीआई ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, फिर जो संस्था हाईवे का काम कौन देखती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सब इंडिकेट करते हैं। बीच में कुछ 3,000 रुपये देके एनुअल पास खरीद लो, मेरे हिसाब से ऐसा जनरल नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं, वगैरह वगैरह। बीच में सरकार को ऐसा सपना आ गया कि देखो फास्टैग भी क्यों रखना है, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन, कि सैटेलाइट सीधा आपका जीपीएस लोकेशन देके पैसा काट ले। फिर पता चला नहीं, इसमें तो मिसयूज बहुत हो सकता है कि अदानी अंबानी की गाड़ी किधर जा रही है, वो भी जीपीएस से कोई हैक कर ले और फिर किडनैप हो जाए, रैंसम हो जाए। तो सरकार ने वो तो प्लान कैंसिल कर दिया। तो अभी तो फास्टैग ये सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज एटीएम टाइप्स एंड मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये भी समझते हैं लेकिन फ्रेश माइंड के साथ समझते हैं। तब तक कुछ और एमसीक्यू आप ट्राई करिए, ब्रेक ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है 50 पैसे क्या हिसाब है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। दीपक, सौम्या, प्रिया, रियांश, विशेष, पद्मनाभ, प्रिंस, क्रिश, त्रिदीप, सोनम, अवनी, सक्षम, सृष्टि, मारियुष, प्रिया, प्रशांत, मुक्तांश, ऋषभ, अवनी, अनुज, गौरांग, जतिन, अरमान, सरगम, अर्चिता, स्नेहा, निखिल, अनु, दृष्टि, विकास, किशोर, सत्यम, ऋचा, साक्षी, शान, सितांशु, अमर, रफी, प्रशांत, दिव्यांशी, रितिका, सत्यम एंड करेक्ट आंसर्स। कल हमने देखा था ना, ये 10 पैसे 50 पैसे 25 पैसे ये सब तो बंद हो गया, वो लीगल टेंडर नहीं रहा। मिनिमम अब क्या है? 50 पैसा और उसके ऊपर वाले जो भी कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की मिनिमम वैलिड क्या है? 50 पैसे। पॉइंट बिलो 50 पैसा मतलब 10 पैसा 25 पैसा, दे आर नॉट लीगल टेंडर, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि तो बंद हो गए। यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द आंसर इज सी। कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारे दुकानदार 50 पैसे नहीं लेता। मैंने कहा था भाई वो आपकी अदालत में जाओ, आमिर खान को बताओ, इधर अपना जवाब यही है। कुछ लोग कहेंगे क्या ही सिंपल सी चीजें तुम सिखा रहे हो, हम आईएएस की तैयारी करने आए हैं। देखिए मिलिट्री में भर्ती होते तो पहले दिन आपको मशीन गन चलाना नहीं सिखाते, पहले दिन परेड करना सिखाते। परेड करना, सावधान विश्राम करें, तभी जाके वो आगे आप बड़ी मशीन गन चला सकते हैं डिसिप्लिन के साथ। तो डोंट थिंक लाइक ये इतना सस्ता कोई पूछेगा नहीं वगैरह। यूपीएससी की आदत है ऐसा कि कुछ 5 साल 10 साल बाद वो एक चीज पूछे। सब लोग का यूपीएससी क्लियर भी होना नहीं है।
बाकी भी बहुत सारी एग्जाम देनी है और वो बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होती है जहाँ पर ये बेसिक थियरी वो सालों साल बिना क्वेश्चन बैंक अपडेट किए हुए पूछे जाती है। तो मनी के प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ये सब मनी लीगल टेंडर पिछले 10 साल में कुछ नहीं पूछा, ये में तो क्यों पढ़ा रहे हो? यहीं से शुरुआत होती है, दिस इज द परेड। उसके बाद मशीन गन तो पढ़ते पढ़ते हम जीएसटी तक पहुंचेंगे, देन यू विल हैव दैट मशीन गन टाइप नॉलेज। एनीवे, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर ऐसा, मैंने आपको बताया कि जो कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करने वाली कंपनी वीजा मास्टर कार्ड, वो अपना नेटवर्क ऑपरेट करती है तो बीच में उनकी फीस लगती है। मान लीजिए बहन ने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया है और वो ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस में अपना कार्ड इंसर्ट करती है, जो भी नंबर्स वगैरह करती है, और दुकानदार को पैसे ट्रांसफर होते हैं। बहन का एसबीआई में अकाउंट है, दुकानदार का एक्सिस में अकाउंट है। तो क्या 10,000 यहाँ से गए तो 10,000 उधर पहुंचेंगे? जवाब नहीं, बीच में 200 रुपये कट हो जाएंगे। 200 रुपये इसलिए कट हो जाएंगे क्योंकि वीजा मास्टर कार्ड और ये सारे बैंकर्स कहेंगे हमने जो नेटवर्क चलाया, कार्ड मशीन है, सर्वर है, उसका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखा है, तो वी हैव टू रिकवर द मनी। तो कमीशन कटता है। कमीशन जो कटा समझो, द लेडी इज नॉट हैविंग सैड इमोजी, क्योंकि उसके तो 10,000 कहाँ भी तो 10,000 बेच दिया। द शॉपकीपर विल हैव सैड इमोजी, क्योंकि उसको 10,000 नहीं मिलेंगे, उसमें 200 रुपये कट के कितना 9,800 मिलेगा। तो ये मर्चेंट के हिस्से का पैसा कट करते हैं, इसलिए इसको बोला गया मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। ये जो एमडीआर है, मान लो 200 रुपीज, तो कस्टमर के बैंक को भी इसमें कमीशन मिलता है, मर्चेंट के बैंक को भी कमीशन मिलता है, और पेमेंट गेटवे बीच में जो वीजा मास्टर कार्ड रुपये उसको भी कमीशन मिलता है। तो सब लोग बहुत खुश है और दुकानदार दुखी है। दिस इज एमडीआर। अब इसमें किसको कितना परसेंटेज मिलता है वो सब हमारे लिए काम का नहीं, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स। नाउ व्हाट विल हैपन? दुकानदार कहेगा मुझे ये कार्ड नेटवर्क नहीं चाहिए, क्योंकि ये 10,000 नहीं, मुझे तो 9,800 रुपये रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑफन शॉपकीपर ऐसा मशीन अडॉप्ट नहीं करेंगे, या अडॉप्ट करेंगे तो भी जिद करेंगे, देखो 200-500 के बिल में कार्ड मत दो, तुम कैश दो मुझे, 1 लाख 2 लाख का बिल है तब हम कार्ड यूज करेंगे, क्योंकि तब अगर मेरा पैसा कटेगा तो भी मेरा बाकी प्रॉफिट इतना बड़ा होगा कि आई नॉट केयर फॉर इट। तो इसलिए कार्ड मशीन का एडॉप्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आप पाएंगे मतलब गलती से किसी को मोबाइल नंबर दे दिया हो आपने, तो ज्यादातर स्पैम आपको जो आते हैं एचडीएफसी आईसीआईसीआई किसी के, दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ क्रेडिट कार्ड। वो डेबिट कार्ड का या बाकी कोई फालतू ऑफर नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड आपका ले लो, प्री सैंक्शन 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए है, ले लो क्रेडिट कार्ड। वाई? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, 1.5 से 3 टका। मतलब हर 100 रुपए का ट्रांजेक्शन में 3 रुपए की कमाई बैंकों की कार्ड नेटवर्क की होती है। तो स्वाभाविक है एमडीआर फीस के लालच में बैंकर्स हमेशा पुश करते हैं कि आप एक क्रेडिट कार्ड ले लो। उसके मुकाबले डेबिट कार्ड, मतलब जो आपके बैंक बैलेंस में पैसा पड़ा है और आप अपना ही पैसा यूज करें, उस पर एमडीआर होता है अराउंड 0.90%। तो ठीक है, मतलब उतना उसका इंटरेस्ट नहीं होता, कोई आपको ऐसा स्पैम नहीं भेजेगा हमारा डेबिट कार्ड ले लो उसके मुकाबले। तो ये तो वीजा मास्टर कार्ड का मैंने एग्जांपल दिया। जब हम बात करें रुपए, रुपए क्या है? एनपीसीआई का नेटवर्क है, कार्ड तो उसमें बैंक ही देगा, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह, लेकिन उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं होता, क्योंकि एनपीसीआई सब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो ये वाली चीजें हम वो सब आपको संभालने की कोशिश करता है। तो रुपए के जो डेबिट कार्ड है उसमें जीरो। समझो रुपए का क्रेडिट कार्ड होगा तो हो सकता है रुपए क्रेडिट कार्ड में मर्चेंट डिस्काउंट रेट हो और डेबिट कार्ड में वो लोग माफ करते हैं। तो अभी आप बैंकर का मुंह देखो इधर, एक्सिस बैंक का, उसको मजा नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या धर्मशाला खुलवा रखी है इन्होंने। उसी तरह यूपीआई से आप ट्रांजेक्शन करो तो ये तो बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, आपके खाते से दुकानदार के खाते में जा रहा है, तो उसमें भी कोई एमडीआर या कोई फीस नहीं। तो आप वापस देखो एक्सिस का मुंह बिगड़ गया, ये सब क्या धर्मशाला खोल के रखी। यानी कि बैंकर्स विल नॉट प्रमोट दिस, बैंकर्स विल नॉट प्रमोट दिस। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी दिन अमेजन पे जाओ, ये सब जो भी आईफोन वगैरह के ऑफर चलते हैं, 6,000 कैशबैक वगैरह, टर्म्स कंडीशन ध्यान से पढ़ना। यूजुअली वो क्रेडिट कार्ड पे होगी, और वो भी एचडीएफसी कोई भी क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स होते हैं, डेबिट कार्ड पे, रुपए कार्ड पे लगभग कभी नहीं होते, और आजकल तो बिल्कुल नहीं होते, 2 साल पहले फिर भी हो जाते थे। तो दैट मींस बैंकर विल नॉट प्रमोट दिस। प्रमोट दिस का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑफर्स लगा के लोगों को लुभा के इसी इकोसिस्टम में लाना। गांव में गरीब लोग हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं, वहां तक अपने एजेंट भेज के उनको पूरे इकोसिस्टम में लाना। बैंकर्स विल नॉट पुट द एफर्ट। तो इसका एडॉप्शन कैसे करवाया जाए? तो बैंकर ये कहेंगे ना कि हमारा तो काल्पनिक नुकसान है क्योंकि हमको ये कमीशन नहीं मिला है। इसलिए सरकार ने 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वो एक स्कीम लेके आई थी कि देखो मान लो 2,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उस पर हम मान के चले, मान लो 1 टका आपका कमीशन बनता था, तो बैंक वालों हम तुमको वो देंगे, मर्चेंट का पैसा कट मत करना, ताकि वो भी यूज करता रहे और तुम्हारा नुकसान भी नहीं हो, तो हम तुमको भी कमीशन देंगे। तो ऐसी सब एमडीआर सब्सिडी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट सब्सिडी भारत सरकार अलग अलग टाइम पे दे रही थी। तो 2018 का कुछ दिया, फिर बीच में बंद किया, फिर 2022 में दिया, फिर बंद कर दिया। तो ये सब ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप इनका चलते रहता है एमडीआर के मामले में। कुछ साल देते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर द हिंदू वाले हंगामा करते हैं कि अब ये यूपीआई बहुत महंगा हो जाएगा, सब पे फीस लगेगी, नो हाउ इट विल अफेक्ट योर डेली स्पेंडिंग। फिर सरकार को लगे जनता नाराज हो जाएगी, तो फिर ना हम वापस सब्सिडी चालू करते हैं। तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती है, इसका कोई लोड नहीं लेना है, सफिशिएंट वहाँ इनका चलते रहता है। अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन? प्रेजेंट इन्होंने ये निकाला है कि कोई स्मॉल मर्चेंट है, वहां जाकर आप 2,000 रुपये तक का यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस पर कोई एमडीआर फीस तो नहीं है, तो ना बैंक को मिलेगी, ना कार्ड कंपनी को, ना किसी को नहीं मिलना है। लेकिन वो मर्चेंट कम से कम एक्सेप्ट कर ले कि चलो यूपीआई से मैं पेमेंट ले लूँ, उसके वास्ते भारत सरकार वो 2,000 का 0.15% इतना बोनस भारत सरकार उस दुकानदार को देगी, ताकि उसको लॉलीपॉप रहे कि देखो मोबाइल से मैंने पेमेंट एक्सेप्ट किया तो 100 रुपये तो उस पर 15 पैसे सरकार ने और मुझे दे दिया। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? वरना गांव में बहुत सारे दुकानदार ये सब एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि ये तो बैंक से पैसा डिजिटली जाएगा तो हमें जीएसटी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो सरकार उनको लॉलीपॉप देके पूरी इकोसिस्टम में लाने की कोशिश करे। तो दिस इज वन थिंग। स्मॉल मर्चेंट अबाउट 2,000 रुपये, तो एमडीआर तो कुछ नहीं है और उसको उस पर बोनस भी कुछ नहीं मिलेगा। लार्ज मर्चेंट उस पर एमडीआर नहीं है यूपीआई वाले ट्रांजेक्शन में, और उसे कोई बोनस भी सरकार नहीं देगी। ये सब याद रखना, जब कुछ याद नहीं रखना। तो बताया क्यों? क्योंकि आप जानते हो इंडियन एक्सप्रेस वाले क्लिकबेट इसके आर्टिकल बनाते रहते हैं और फिर सब लोग परेशान रहते हैं। तो ये क्या चल रहा है? सो आई टोल्ड यू। अब ये भी आप देखना 1 साल चलेगा, फिर बंद करेगा तो इंडियन एक्सप्रेस वाला होना शुरू करेगा, तो फिर चालू करेगा। देयर इज नो एंड टू दिस साइकिल। अब ये भी कहने को इसमें तुमने रुपये ट्रांजेक्शन का तो लिखा यूपीआई ट्रांजेक्शन का, तो किसी ने रुपये कार्ड से पेमेंट किया तो उस पर मिलेगा कि नहीं? मेरे अंग्रेजी में एक शब्द है पेडांट्री। पेडांट्री मींस बाल की खाल निकालना, वो मत करो ना, आपको याद रहना है ना, वो पूछने वाला है, और पूछे तो छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट करने। सो डोंट वेस्ट टाइम। मैंने आपको जिस बताया कि इनका ये कितना उसका चलता रहता है। आरबीआई इसके फेवर में नहीं है। आरबीआई का ये कहना है कि धर्मशाला कभी सक्सेस नहीं हो सकती, आपको कमर्शियल और प्रोफेशनली काम चलाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जस्ट टेक द केस ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब पे कौन फ्री पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल ही नहीं है। तो सब लोग कोचिंग वाला करे, तो सरकार को असल में करना चाहिए कि चलो कोचिंग के भाव कंट्रोल में रखो, इट कैन नॉट बी मोर देन दिस अमाउंट। वो सही रास्ता होगा, रादर देन सेइंग धर्मशाला चला दो यूट्यूब पे। सिमिलरली यूपीआई आजीवन तो फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सर्वर का खर्चा है, पीछे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इंजीनियर, सबको सैलरी देनी है। तो एट सम पॉइंट
यूपीआई पर कोई ना कोई फीस होनी चाहिए हर ट्रांजेक्शन पे, और सरकार ने किसी को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, वरना वो टैक्स पेयर का पैसा उसमें जाता रहेगा तो बाकी डेवलपमेंट के काम हो नहीं सकते। दिस इज द ओपिनियन ऑफ आरबीआई। एट सम पॉइंट यूपीआई पे फीस लगनी चाहिए, सब्सिडी नहीं होना चाहिए, और दूसरा सरकार ने सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। फिर वो मीन्स का मुद्दा है, तो मीन्स में हम लोग देखेंगे। बीच में यूपीआई में और भी एनपीसीआई वाला सब टेक्निकल चीजें लाया कि मान लो अमेज़न पे से आप एक्सिस को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो और वो 2000 से ज्यादा है तो उस पर इंटरचेंज फी लगेगी, और ये सब मैंने डिलीट कर दिया। इतना सब हमारे लिए काम का नहीं, और पूछे तो भी बाकी सब्जेक्ट तैयार करो वरना हम लंबे हो जाएंगे ये सब रटने में। तो वी आर आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से हम बाहर आ गए, लगभग लगभग ये सब डिजिटल पेमेंट खत्म हो गया। आखिरी एक दो मुद्दे बचते हैं, एटीएम और स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। सभी एटीएम को सभी बैंकों के साथ जोड़ने के लिए एनपीसीआई का एक नेटवर्क है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, उसके तहत वो सब कनेक्ट करता है। एक बार एकदम सिंपल सवाल पूछा, ये 30 सेकंड मैंने वो तो जवाब तो टिक किया, अपना पढ़ लो। सारे एटीएम को कौन लिंक करता है? एनएफएस। एनएफएस ने किसको? एनएफएस का पेरेंट कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी जो एटीएम है 3 जात के होते हैं। एक होता है बैंक लेवल, मतलब वो ऐसा एटीएम कि वो जो दुकान है उसमें जो मशीन रखा है, उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड आके चौकी करता है, वो सब कुछ बैंक का है, तो बैंक लेवल। फिर कुछ होते हैं ब्राउन लेवल, वो ऐसा कि एटीएम मशीन बैंक का है, दुकान बैंक की है, लेकिन उसमें उसको पैसा रिफिल करने का काम, सिक्योरिटी गार्ड को रखने का काम वो कोई तीसरी प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्सिंग में दिया है, तो वो हो सकता है ब्राउन लेवल। तीसरा होता है व्हाइट लेवल एटीएम, वो ऐसा कि नॉन बैंक्स दे ओन एंड ऑपरेट। फॉर एग्जांपल मुथूट, मुथूट तो गोल्ड लोन देने वाली कंपनी, वो तो बैंक नहीं है, लेकिन उसने भी ये सब लाल रंग का एटीएम बूथ बना के रखा है। तो जब ऐसा नॉन बैंक एटीएम का ये उसका जो भी दुकान रखे, उसमें मशीन रखे, सिक्योरिटी गार्ड सब करे, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम। आपके व्हाइट लेवल पर वो क्या करे, तो धर्मशाला जैसा लगता है, इसमें कमाएगा कैसे? देखिए मुथूट फाइनेंस वो किसी बैंक के साथ टाइप करेगा, जैसे फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक उसको पैसे देगी कि इसमें रखो मशीन में 25 लाख या जो। फिर आप जितनी बार यहाँ यूज करेंगे, तो आप तो अपना एसबीआई एचडीएफसी का कार्ड यूज कर रहे हैं, वो सारे बैंक आपस में समझ लेंगे, उसमें आप जाने कुछ ट्रांजेक्शन फी हो, फ्री हो कि महीने में 5 बार पैसा विड्रॉ करो तो कोई फी नहीं, फिर छठी बार विड्रॉ करो तो 30 रुपए कटेंगे। तो ऐसा डेली कोई ना कोई आता रहे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुथूट विल मेक सम मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस, तो दैट इज व्हाइट लेवल एटीएम। वैसे बहुत सालों पहले चर्चा में था, मे बी लाइक 2013, फिर ये चर्चा से निकल गया। बीच में आरबीआई ने कहा अच्छा किसी और को भी व्हाइट लेवल खोलना है आ जाओ, तो जो भी टाटा रिलायंस ने अप्लाई किया हो, तो कभी कभी करंट अफेयर्स में आता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी ओल्ड टॉपिक। माइक्रो एटीएम क्या है? ये मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। आपके पास इसमें तो रुपया थोड़ा रखा होगा, वैसा है कि बहन का गांव में बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच गांव में नहीं है, उसका अकाउंट शहर में है। तो दिस गाय विल कम, ये बैंक मित्र है या कोई रिटायर्ड पोस्टमैन है, रिटायर्ड टीचर है, कोई शॉपकीपर है गांव का, वो आएगा, बहन अपना आधार कार्ड देगी, अंगूठा यहाँ पर लगाएगी, बैंक अकाउंट नंबर जो भी दिखाएगी, और वो कहे मुझे 500 रुपये विड्रॉ करने हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो यहाँ बैलेंस दिखाएगा, लेकिन ये जो बैंक मित्र अपने पॉकेट से उसको 500 देगा, और फिर सिटी में जाके बैंक वाला इसको 500 दे देगा, और बैंक मित्र की जो भी सैलरी होगी, कमीशन होगा, लाइक दैट इट विल वर्क। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो एटीएम डिवाइस। ये भी सब एनपीसीआई ने उसके लिए सॉफ्टवेयर और फीचर्स बना के रखे। तो डिजिटल पेमेंट हमने ज्यादातर देख लिया। भारत में डिजिटल पेमेंट को और कैसे प्रमोट करें, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, वो सब मेंस का मुद्दा है, तो मेंस में समझेंगे। मेंस की कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है, वो 28 अगस्त को हम लोग देखने वाले हैं। तो नीले कानी कमेटी है, वो सब बोल बच्चों को अभी उसमें जाने रहे, वो मेंस की क्लासेस 28 अगस्त को देखेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है, जिसमें आप कार्ड इंसर्ट करके शॉपिंग करते हैं, दुकानदार अगर ऐसा मशीन लगाएगा तो बहुत सारे खर्चे हैं। एक तो मर्चेंट डिस्काउंट की फीस चलेगी, इसमें कुछ सिम कार्ड लगता होगा जिससे इंटरनेट से कनेक्ट होता होगा, उसका महीने का खर्चा, रिचार्ज करने का खर्चा। तो द शॉपकीपर विल बी अनहैप्पी कि मुझे ये मशीन नहीं लगाना है, मैं तो इंसिस्ट करूंगा कस्टमर को कि कैश में दे दे पैसा। तो ये जो मंथली मेंटेनेंस का खर्चा होगा, मान लो उसके 200 रुपये चाहिए, आरबीआई ने सब दुकानदारों को कहा भाई अपना लो, हम आपको सब्सिडी देते हैं। तो ऐसा एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया, उसमें रिजर्व बैंक ने कुछ पैसा रखा, बैंकरों ने कुछ पैसे रखे, और फिर इसकी मदद से दुकानदारों को सब्सिडी दी जाती है ताकि वो ये मशीन और बाकी डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। तो दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिर ये पीआईडीएफ फंड है, फिर सरकार की एक योजना है पीएम स्वनिधि। स्वनिधि ऐसा ये जो सड़क किनारे पानी पूरी बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, ऐसे सब स्ट्रीट वेंडर को सरकार लोन देगी। लोन देगी तो सरकार ने कहा देखो तुम भी ऐसा डिजिटल मशीन अपनाओ, और उसके लिए हम आरबीआई को बोलते हैं कि तुमको इसकी पीआईडीएफ सब्सिडी देंगे। ऐसा एक पीएम विश्वकर्मा स्कीम है कि मान लो ब्लैक स्मिथ है, पॉटर्स है, कुम्हार, उनको सरकार कुछ मदद करेगी, तो उस वक्त भी आरबीआई को बोलेगी तुम अपने फंड से इनको पैसा दो ताकि ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस अडॉप्ट करें। फिर वो सारी योजनाएं हम लोग पिलर 1D में देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। अब डिजिटल पेमेंट के इस मूवी में हम क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचते हैं। ग्लोबल लेवल पर क्या कोऑपरेशन हो रहा है, कोई रेगुलेटर है कि नहीं, कोई रिपोर्ट या इंडेक्स बनता है कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा समझना है। डेबिट कार्ड मतलब क्या, आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा यूज कर सकते हैं, ऐसा कार्ड है। तो ये जयवान नाम का कार्ड कौन से देश ने बनाया है? यूएई, इजिप्ट, नेपाल, सऊदी, या मुझको नहीं पता। ऐसा उन्होंने यूपीएससी में सीएपीएफ परीक्षा में पूछा। पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, रिफ्लेक्ट करो, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। चैट बॉक्स में आप ना लिखो, जिनको पता है वो भी ना लिखो, ताकि दूसरों के लिए वो सस्पेंस और थ्रिल बना रहे, क्योंकि जब पूछा यूपीएससी तो मुझे भी नहीं पता था। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, जयवान किस देश का डेबिट कार्ड है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। महक, भार्गव, पंकज, विशेष, विशाल, तनिष, मोहित, प्रीति, प्रिया, अवनी, जेसिका, मेघा, रोशनी, मायूष, रोहित, भार्गव, महक, पंकज, हमजा, तयान, तनिष्क, प्रिया, प्रीति, जेसिका, रिचा, शान, अमर, रफी, प्रशांत, रितिका, किशोर, सत्यम, दीपांशु, अभिषेक, करेक्ट आंसर्स। 8% लोगों ने स्किप किया, सबसे पहले तो इनको बधाई, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता था। तुमको कैसे नहीं पता भाई? न्यूज़पेपर में इतना लाइमलाइट में कभी आया ही नहीं था। साल में समझो एक आध बार कहीं आ जाए तो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ सच थिंग्स। क्योंकि आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस प्रिंटेड अखबार अलग होता है, और उसकी वेबसाइट पे तो 500 और भी आर्टिकल चलते हैं जो प्रिंटेड अखबार में नहीं आते। जब हम पढ़ते हैं तो प्रिंटेड अखबार में से मैं ट्रैक करता हूं, वरना उसकी वेबसाइट पे तो डेली हो तो कितना ही सब पॉसिबल वो चलता है, यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ इट। खैर, इसका जवाब ये है कि जैसे भारत में रुपए कार्ड टेक्नोलॉजी है, उसी तरह यूएई की जयवान है। जैसे भारत में यूपीआई मनी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मोबाइल पेमेंट के लिए, ऐसा यूएई का हानि सिस्टम है। तो आपस में ये लोग सब इंटीग्रेट करेंगे ताकि दोनों देशों में और मदद हो, ऐसा उन्होंने कुछ बात की थी। इसके साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, वैसा है कि मान लीजिए यूएई से अदानी ऑयल इंपोर्ट करे,
तो यूएई की दिरहम रियाल या ऐसी कोई करेंसी में पे नहीं करना है, अदानी रुपये में पे कर दे और सामने वाले को तुम्हारा यूपीआई नंबर दे दो या क्यूआर कोड दे दो और मैं रुपये में पे करता हूँ। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि यूएई का कोई शेयर भारत से चाय इंपोर्ट करे तो उसने रुपये करेंसी में नहीं देना है, उनकी मान लो दिरहम करेंसी हो तो बस वो कहे आपको अच्छा तुम अपना क्यूआर कोड या कुछ दे दो और हमारी जो आईपीपी या कोई सिस्टम है, हानि सिस्टम है, उससे हम आपको पैसा दिरहम में दे देंगे। तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम ऐसा भी दोनों देशों के बीच अग्रीमेंट हुआ है। ऐसे और भी मैकेनिज्म है लाइक नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो, वो क्या है वो हम पिलर 3 में देखेंगे रशिया के साथ क्या है। हाँ तो ये जो जवाब था क्या हुआ यूएई। अब यूएई के साथ ये बाकी डील हुई लोकल करेंसी सेटलमेंट, जैसे मुझे पता था अपने जवान डेबिट कार्ड वो इतना लाइमलाइट में था ही नहीं तो मुझे नहीं पता था, मैंने आपको बताया। और अब देखिए ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या तुक्का लग सकता है। अब जवान मतलब जवान, अच्छा तो नेपाल के भी जवान होते हैं जो भारतीय सेना में है, तो मैं तुक्का मारूं नेपाल होना चाहिए, देन आई विल बी रॉन्ग। जैसे प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है जो नहीं पता है, इट इज बेटर यू स्किप देम। 8% लोगों ने स्किप किया, उनको बताइए आगे। तो भारत से विदेशों में भी रुपये में ट्रांजैक्शन हो सके, वो लोग भारत में खरीदे अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन करिए, ये सब फैसिलिटी करिए। स्विट्जरलैंड में एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी बीआईएस है, वो बाकी सभी देशों के सेंट्रल बैंक जैसे भारत का आरबीआई, चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उन सब का कंबाइंड एसोसिएशन है बीआईएस। इन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस ऐसा है कि भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये सारे देश मिलकर आपस में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आराम से उनके होते रहे, दैट इज द आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट नेक्सस। तो इंटरनेशनल लेवल पे यूएई प्रोजेक्ट नेक्सस ये सब देखा। फिर एक बड़ा मुद्दा आता है कि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम क्या है। मान लीजिए फोर्टनाइट या पबजी ये जो वीडियो गेम है ये कैसे डेवलप हुआ, तो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है अनरियल इंजन। आपके तो अनरियल इंजन कैसे बना, तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। चलिए ये सबसे आपने गेम बना दिया। अभी जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं तो उसमें सब प्लेयर्स आपस में चैट करते हैं, वॉइस चैट करते हैं, टेक्स्ट चैट कर सकते हैं, तो वो क्या है, उसका अलग टेक्नोलॉजी रहता है XMPP। वो याद नहीं रखना, मैं आपको बस पैरेलल बना रहा हूँ कि वीडियो गेम अलग चीज़ है और उसकी सॉफ्टवेयर अलग है, उसमें जो चैटिंग होता है वो टेक्नोलॉजी अलग टेक्नोलॉजी है। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि पैसा ट्रांसफर हुआ, तो पैसा ट्रांसफर होने की तो नेफ्ट है, आरटीजीएस है, यूपीआई है, ये सब हमने देखा। उससे पैसा ट्रांसफर हो रहा है कि सेंड मनी फ्रॉम एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट, लेकिन उसका भी मैसेज गया होगा ना साथ में, तो मैसेज गया वो क्या है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। जैसे भारत में आप ये जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम क्या है, SMS है, व्हाट्सएप है, उसका नाम है SFMS, जो याद नहीं रखना है। तो विद इन इंडिया फाइनेंशियल मैसेजेस जाते हैं हर ट्रांजेक्शन के साथ, वो है SFMS। तो इंटरनेशनली भी जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कोई मैसेज जाता होगा, वो क्या है, वो है स्विफ्ट। फॉर एग्जांपल भारत का कोई लड़का या लड़की अमेरिका पढ़ने जाता है, फिर वहाँ पैसे कमाता है, तो वो डॉलर में अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहा है, तो उसका सिटी बैंक में अकाउंट होगा, वो कमांड देगा कि भारत में मेरे पेरेंट्स का ये बैंक अकाउंट, इसमें पैसा $100 भेजो, तो सिटी बैंक कमांड देगा यूएस फेडरल को, मतलब यूएस फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, वहाँ से वो पैसे जाएंगे $100 स्विट्जरलैंड में जो पीआईएस बैंक है, जो सारे सेंट्रल बैंक का एसोसिएशन है, वहाँ से वो लोग $100 भेजेंगे भारत की आरबीआई को, वहाँ से आरबीआई उसको मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा को भेजेगी और वहाँ से वो आपका डॉलर का रुपया कन्वर्ट करके आपको देगा। तो ये पूरा जो काम हुआ इसमें बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को मैसेज भेजा होगा, मतलब लिख के नहीं, वो टेक्निकल मैसेज आएगा, सेंड मनी फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट वगैरह वगैरह। तो फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का क्या नाम है, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। अब ऐसी जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल शेयर बाजार के जो भी डील्स हैं सब जगह यूज होता है। इसमें से रशिया को बैन कर दिया गया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध कर दिया। क्यों बैन हुआ, स्वाभाविक अमेरिका यूरोप ने प्रेशर डाला होगा ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसको देख के चीन को मजा नहीं आया कि जो रशिया के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। तो क्या करें, आत्मनिर्भर बनते हैं कि हमको ये गोरे लोगों ने जो बनाया ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए, हम अपना अलग फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बनाएंगे। और अलग मतलब ब्रिक्स जो अपना एसोसिएशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी दूसरे देश ऐड हुए, हम लोग अपना अलग फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम फ्यूचर में बनाएंगे। यार तो अभी तो ये एक बड़ी संस्था है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, सिवाय की बैंक की परीक्षा दे रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम में है, लेकिन इसमें वेस्टर्न पावर अमेरिका यूरोप का दबदबा ज्यादा है, इसलिए वो बोले ऐसे ये लोग चलते रहते, तो रशिया को बैन कर दे वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो मैसेजिंग सिस्टम है उसमें स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम इज यूजफुल। पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी ने स्कैम किया तो उसने स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को मिसयूज किया था, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पिलर 1B में बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे। तो स्विफ्ट देख लिया, इंडिया यूएई डील देख लिया, नेक्सस प्रोजेक्ट देख लिया, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो भी नहीं देखा, रूपी रूबल एग्रीमेंट, रूपी रियल एग्रीमेंट नहीं देखा, वो सब इंटरनेशनल ट्रेड में पिलर 3 में हम लोग देखेंगे, तो लगभग समझो 13 महीने बाद वहां तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इन डिजिटल पेमेंट इज रेगुलेशन। ये सब है तो इसको नियंत्रण कौन करता है, और ये अलग अलग रिपोर्ट और इंडेक्स भी इसके बनाए जाते होंगे कि कितना भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन या डिजिटल पेमेंट ठीक हो रहा है, तो वो सब हम देखेंगे, कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, ये जितना पढ़ा पढ़ लेना कल सुबह उठ के, बिकॉज वी विल सॉल्व मोर पीवाईक्यूज टुमारो। तो ऑलमोस्ट डिजिटल पेमेंट खत्म हो गया, 1-2-15 मिनट का काम है, वो कल हम देखेंगे। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन वगैरह वगैरह, वो कल का काम है। तो संडे ऑल्सो वी हैव लेक्चर, so I'll end the class here, see you tomorrow night, let's crack it।